Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. In operating system GATE series, this is our first question which is from GATE 2017. So यदि हम इस क्वेश्चन को देखें, this question is from scheduling algorithm. ओके, अगर हम इस वर्ड में ध्यान दें टॉपिक के नेम में दिस इज शेड्यूलिंग मीन्स यहाँ पर शेड्यूल करना किसको है, तो यहाँ पर शेड्यूल करना पड़ता है प्रोसेस को। हमारे पास में एक सीपीयू रहता है। ओके, अब इस प्रोसेस को सीपीयू में कब रन कंडीशन में रखना है, कब वेट कंडीशन में रखना है, मीन्स जितने भी स्टेट्स प्रोसेस की होती है उनको यहाँ पर शेड्यूल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन के अंदर देखूँ, हमको 4 प्रोसेस दी गई है P1, P2, P3 एंड P4। ओके, सो इन प्रोसेस को सीपीयू में किस समय रन कंडीशन में रखना है, किस समय वेट कंडीशन में रखना है, ये डिसाइड करने के लिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। यदि हम क्वेश्चन के अंदर देखें, हमें दिया गया है अराइवल टाइम, हमें दिया गया है बर्स्ट टाइम। अराइवल टाइम क्या बोलता है कि कोई प्रोसेस सीपीयू के स्टार्ट होने पे कब सीपीयू के अंदर आई है। जैसे P1 का अराइवल टाइम कितना है, 0। अब यदि हमने सीपीयू को यहाँ पर स्टार्ट किया तभी सीपीयू 0 पे है, तो 0 पे सीपीयू के अंदर P1 की एंट्री हो जाएगी। जब सीपीयू आगे बढ़ेगा मीन्स जब सीपीयू 3 मिलीसेकंड्स चल चुका होगा उस समय सीपीयू के अंदर P2 की एंट्री होगी, और जब सीपीयू 5 मिलीसेकंड्स चल चुका होगा उस समय सीपीयू के अंदर P3 की एंट्री होगी, एंड जब सीपीयू 6 मिलीसेकंड चल चुका होगा उस समय सीपीयू के अंदर P4 की एंट्री होगी। तो ये होता है अराइवल टाइम, जो सीपीयू के अंदर प्रोसेस के आने को डिसाइड करता है कि किस टाइम पे सीपीयू में प्रोसेस आएगी। अब यदि हम लोग देखें, सो नेक्स्ट हमारे पास में बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मीन्स किसी प्रोसेस के सीपीयू में जाने के बाद ओके कितने टाइम के लिए उस प्रोसेस को रनिंग कंडीशन में रहना है। जैसे प्रोसेस P1 के लिए बर्स्ट टाइम कितना है, 7, यानी 7 मिलीसेकंड्स P1 सीपीयू के अंदर जाने के बाद रन होगी। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 3। डेट मीन्स P2 सीपीयू में जाने के बाद 3 मिलीसेकंड्स के लिए रन कंडीशन के अंदर रहेगी। ओके, इसे कहा जाता है बर्स्ट टाइम। यानी हमको यहाँ पर 2 पैरामीटर्स दिए गए हैं, एक हमको दिया है अराइवल टाइम, अनदर हमको दिया है बर्स्ट टाइम। और जो प्रोसेस है ये प्रोसेस की आईडी है, मीन्स प्रोसेस के नेम है। अब इसके अलावा यदि हम लोग देखें, ओके हमें एग्जाम में आता है एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए कि जितनी भी प्रोसेस सीपीयू के अंदर है ओके उन प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा। वेटिंग टाइम मीन्स प्रोसेस वेट कंडीशन वाला टाइम, या फिर यहाँ पर पूछा जा सकता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यानी जो भी प्रोसेस है ओके वो सीपीयू में जाने के बाद कितने टाइम के लिए सीपीयू में थी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। अगर मैं यहाँ पर एवरेज लगा दूँ तो हमको सारी प्रोसेस का एवरेज टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। देखो ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि जो टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर दिया गया है इसका मीनिंग ये होता है कि प्रोसेस सीपीयू में कितने टाइम के लिए थी। अब चाहे वो रन कंडीशन के अंदर हो चाहे वो वेट कंडीशन के अंदर हो, लेकिन सीपीयू के अंदर होना चाहिए, उसे कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। और वेटिंग टाइम नेम से मीनिंग निकल रहा है कि सीपीयू में जाने के बाद किसी प्रोसेस को रन कंडीशन में आने के लिए या फिर कब कब प्रोसेस रन कंडीशन में नहीं थी उसे हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम। अभी जितना भी हमने डिस्कस किया है ओके इनको सॉल्व करने के लिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मिलूंगा, जैसे कि एक है राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वन मोर इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये कुछ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ओके, वैसे इनके अलावा भी होते हैं जो कि हम इस एपिसोड में भी डिस्कस करेंगे। अभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है ओके, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि हम लोग देखें तो प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में।
ओके, ऐसे और भी क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, देन हमको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। सो अब हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं, हमें दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग सीपीयू प्रोसेसेस विथ अराइवल टाइम्स इन मिली सेकेंड्स, ओके, एंड लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट इन मिली सेकेंड्स, ओके, ये भी हमको यहाँ पर दिया गया है, हमको प्रोसेस दी गई है 4। इफ द प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ओके, हमें ये तो पता है कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट से क्या मीनिंग निकलता है, मीन्स जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं यहाँ से प्रीम्प्टिव वर्ड को भी एक लिए हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पर ओनली हम SRTF को यदि देखें तो इसके अकॉर्डिंग सबसे कम जिसका बर्स्ट टाइम होगा उसको चलने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि उस प्रोसेस को पहले CPU के अंदर आने देना है। CPU में आने के बाद हम बोलेंगे कि CPU प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। बर्स्ट टाइम मीन्स नथिंग बट वी कैन से एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं कि रन टाइम, कितने टाइम के लिए प्रोसेस CPU में रन होगी। अब हमको यूज़ करना है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मीन्स जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, पहले प्रोसेस CPU के अंदर आ जाए, उसके बाद कंपेयर किया जाएगा। तो फिर प्रीम्प्टिव क्या होता है, ओके, सिंपल हम समझ लेते हैं प्रीम्प्टिव मीन्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई CPU हमारे पास है, इस CPU के अंदर एक प्रोसेस है P1 जो कि रन कंडीशन में है, तभी CPU में P2 की एंट्री होती है। अब यदि हम देखें तो P2 का बर्स्ट टाइम P1 से कम है, तो P2 क्या करेगा, P1 को स्टॉप करके खुद रनिंग कंडीशन के अंदर आ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं प्रीम्प्टिव। जब एक चलती हुई प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस रोक पाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीम्प्टिव। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई प्रोसेस CPU में रनिंग कंडीशन में है और उससे कम बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस आती है तो वो चलती हुई प्रोसेस को रोक सकती है। ठीक है, हम सॉल्व करके देखते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कि हमको प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूल एल्गोरिथम का यूज़ करके एवरेज वेटिंग टाइम अक्रॉस ऑल प्रोसेस कैलकुलेट करना है। ओके, सिंपल सा हमें ध्यान क्या देना है कि हमको एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है, दिस वन, और यूज़ करना है प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का। वन मोर थिंग, जब भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन आता है, ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गैंट चार्ट को रेडी करेंगे। ये चार्ट हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ये चार्ट क्या बताता है कि कब कब प्रोसेस रनिंग कंडीशन में थी। ओके, ठीक है, हम देख लेते हैं किस तरह से। हमने CPU को स्टार्ट किया 0, अभी CPU कहाँ पे, 0 पे। ठीक, अब जैसे हमने CPU को स्टार्ट किया, ओके, दिस इज अवर CPU। चलिए अपने एक रफ CPU यहाँ पर और बना लेते हैं, दिस इज रफ CPU। ओके, जैसे हमने CPU को स्टार्ट किया, अराइवल टाइम 0 किसका है, P1 का। P1 CPU के अंदर आ चुका है, अभी सिर्फ एक ही प्रोसेस है, यानी हम कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे P1 CPU में आते ही रन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब CPU 3 मिली सेकेंड पे पहुंचा तो 3 मिली सेकेंड्स पे अराइवल होता है P2 का। लेकिन जब P2 CPU में आया, P1 कितना चल चुका था, P1 चल चुका था 3 मिली सेकेंड, 0 से 3, यानी P1 का रिमेनिंग कितना है, P1 का 4 रिमेनिंग है। अब आपको कंपेयर करना है P1 और P2 में, हमें यूज़ करना है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का। तो छोटी प्रोसेस कौन सी है यहाँ पर, P2 छोटी है और ये प्रीम्प्टिव है, यानी P2 क्या करेगी, चलती हुई P1 को रोक देगी। अब P2 यहाँ पर एग्जीक्यूशन में आ जाएगी, लेकिन P2 रनिंग कंडीशन में तो आ गई है। जब CPU 5 मिली सेकेंड पे पहुंचेगा तो 5 पे CPU में एंट्री हो रही है P3 की, लेकिन जब P3 CPU में आया
P2 कितना चल चुका था? P2 चल चुका था 2 मिली सेकेंड, यानी P2 का रिमेनिंग कितना है? 1। अब हमको 3 प्रोसेस को कंपेयर करना है, बिकॉज 3 प्रोसेस CPU के अंदर है। सो P1, P2, P3 यदि हम लोग देखें, P1 को 4 मिली सेकेंड रन होने के लिए चाहिए, P2 को 1 मिली सेकेंड चाहिए और P3 को 5 मिली सेकेंड चाहिए। यदि हम देखें तो स्मॉलर वन कौन सा है यहाँ पर? P2 छोटा है, तो P2 ही अगेन एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। लेकिन जब CPU 6 मिली सेकेंड पे पहुंचा, 6 पे किसकी एंट्री हो रही है CPU में? P4 की। ओके, P4 CPU के अंदर आ चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि P2 अपना 1 चल चुका था, यानी P2 कंप्लीटली CPU के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब P2 को रखने की ज़रूरत नहीं है, तो P2 को हमने CPU के बाहर निकाल दिया। ओके, P2 को मैसेज निकाल देते। अब यदि हम लोग देखें, CPU में ओनली 3 प्रोसेस है, P1, P3 एंड P4। P2 को हमने निकाल दिया है बिकॉज वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इन 3 प्रोसेस में आपको ये पता करना है कौन सी प्रोसेस स्मॉलर है, शॉर्टेस्ट है। तो अगर हम लोग देखें P4 सिर्फ 2 मिली सेकेंड चाहिए, तो P4 CPU के अंदर एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब तो जस्ट CPU रन होता रहेगा। जैसे ही CPU 8 पे पहुंचा, P4 अपना 2 चल चुका है, तो P4 CPU के बाहर निकल जाएगा। ओके, अब CPU में सिर्फ 2 प्रोसेस है, P1 एंड P3। अब इन दोनों में हमको स्मॉलर प्रोसेस को देखना है। तो यदि हम लोग देखें, P1 को चलना है 4 और P3 को चलना है 5। स्मॉलर वन इज P1, तो यहाँ पर P1 एग्जीक्यूशन के अंदर आ जाएगी। अब चलना कितना है? 4, तो P1 चलेगी 4 मिली सेकेंड, CPU पहुँच जाएगा 12 पे। अब P1 चल चुका है, तो P1 को भी CPU के बाहर निकाल देंगे। ओके, तो P1 को हमने CPU के बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या है? ओनली P3। अब P3 को चलना है 5 मिली सेकेंड, तो CPU पहुंच जाएगा 17 पे, यानी P3 भी चल चुका है। अब P3 भी CPU के बाहर निकल जाएगा। अब हमारा CPU एम्प्टी हो चुका है। यदि हम लोग देखें तो हमारा गेंट चार्ट बन के यहाँ पर रेडी है। नाउ जब हमारा चार्ट बन के रेडी हो जाए, तो इसी चार्ट से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, पर ध्यान देना है चार्ट हमारा सही बनना चाहिए। ओके, सो अब हम पता क्या करना है? एवरेज वेटिंग टाइम। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारी की सारी प्रोसेस का वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। यानी हमको प्रोसेस P1 के लिए भी वेटिंग टाइम निकालना है, P2 के लिए भी वेटिंग निकालना है, P3 के लिए भी एंड P4 के लिए भी। ओके, पहले हम P1 के लिए निकालते हैं। अगर आप देखेंगे P1 CPU में कब एंटर हुआ था? P1 एंटर हुआ था 0 पे, और 0 से 3 वो रनिंग कंडीशन में था। लेकिन 3 पे आने के बाद P1 रनिंग कंडीशन में नहीं था, रुक गया था। देन 3 से लेके 8 मिली सेकेंड तक P1 रनिंग कंडीशन में था, क्योंकि 8 पे P1 वापस स्टार्ट हुआ था रन कंडीशन के लिए। यानी 3 से लेके 8 तक P1 वेट कंडीशन में था। तो 3 से 8 यानी 8 माइनस 3। अगर मैं सिंपल देखूँ तो 5 मिली सेकेंड के लिए P1 वेट कंडीशन में था। P1 वापस स्टार्ट जरूर हुआ था 8 पे, लेकिन 12 पे आने के बाद CPU के बाहर निकल गया था। हमको पहला सिर्फ वेट कंडीशन पता करना थी यहाँ पे, तो 5 मिली सेकेंड P1 के लिए वेटिंग कंडीशन हो गई। अब हम P2 के लिए देखते हैं। P2 की CPU में एंट्री कब हुई थी? 3 पे। 3 पे P2 CPU के अंदर आया था। अब 3 से लेके 6 तक P2 CPU में चला, उसके बाद बाहर निकल गया। अगर आप देखोगे तो P2 कहीं पर भी वेट कंडीशन में नहीं है, 3 से लेके 6 तक रनिंग कंडीशन में था, यानी P2 का वेटिंग टाइम यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यदि हम P3 को देखें, P3 की एंट्री हुई थी CPU में 5 पे, लेकिन P3 को रन होने का मौका मिला 12 पे, यानी 5 से लेके 12 तक P3 ने वेट किया। तो कितना वेट किया? 12 माइनस 5,
डेट मीन्स 7 मिली सेकेंड्स P3 ने यहाँ पर वेट किया है। अब यदि हम P3 के बाद P4 को देखें, P4 की एंट्री हुई थी CPU में 6 पे, ओके। और यदि हम लोग देखें तो 8 पे P4 CPU के बाहर निकल गया था, यानी 6 लेके 8 तक रनिंग कंडीशन में ही था P4। तो P4 का वेटिंग टाइम कितना है? 0, बिल्कुल भी वेट नहीं किया P4 ने। ठीक, हमने वेटिंग टाइम निकाल लिया सारी प्रोसेस के लिए, लेकिन हमें पता क्या करना है? ओके, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। डेट मीन्स जो भी वेटिंग टाइम हमारे पास में है, जैसे P1 का वेटिंग टाइम, P2 का वेटिंग टाइम, P3 का वेटिंग टाइम और P4 का वेटिंग टाइम, इन सारे वेटिंग टाइम्स को सम करके हम नंबर ऑफ प्रोसेस यानी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो P1 का वेटिंग है 5, P2 का वेटिंग है 0, P3 का वेटिंग है 7 और P4 का वेटिंग है 0। सो यदि हम कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पे आंसर कितना मिलने वाला है? 12/4 यानी 3। ओके, तो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर क्या आने वाला है? 3 मिली सेकेंड्स। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन इन ऑपरेटिंग सिस्टम गेट सीरीज विच इज फ्रॉम गेट 2016। यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें, सो अगेन हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है? प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी सेम एल्गोरिथम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ पे क्लियर है कि हमको यहाँ पर गेंट चार्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो चार्ट हम यहाँ पर बना लेते हैं, एंड क्वेश्चन की इजीनेस के लिए हम एक रफ CPU भी यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, दिस इज अवर गेंट चार्ट। हमें यहाँ पर अराइवल टाइम दिया है, हमें यहाँ पर बर्स्ट टाइम दिया है, सेम पैरामीटर जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे, और नंबर ऑफ प्रोसेस भी हमको यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले हम अराइवल टाइम देखते हैं। जब CPU को स्टार्ट किया 0 पे P1 की CPU में एंट्री होगी, और P1 का बर्स्ट टाइम है 10 मिली सेकेंड्स। सो हमने यहाँ पर क्या किया? P1 को स्टार्ट कर दिया CPU में। ओके, सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया P1 का, रनिंग कंडीशन में P1 है। लेकिन जब CPU 3 मिली सेकेंड्स पे पहुंचा, 3 पे P2 की CPU में एंट्री हो गई। लेकिन जब P2 CPU में आया, P1 कितना चल चुका था? 3 मिली सेकेंड्स, रिमेनिंग कितना है? 7। अब P1 और P2 को आपस में कंपेयर करेंगे, तो P2 स्मॉलर है और हम प्रिमिटिव का यूज़ कर रहे हैं। तो P2 क्या करेगा? P1 को रोक देगा और P2 रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब CPU वापस एग्जीक्यूशन में अगर हम लोग देखें, सो जब 7 मिली सेकेंड्स पे CPU पहुंचेगा, तो 7 पे CPU में एंट्री हो रही है P3 की। लेकिन जब P3 CPU में आया, उस समय P2 कितना चल चुका था? 3 से 7 यानी 4 मिली सेकेंड्स चल चुका था। रिमेनिंग कितना है यहाँ पर? 2। अब CPU के अंदर 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। अगर हम स्मॉलर वन देखें तो P3 है, बिकॉज P3 को ओनली 1 मिली सेकेंड चाहिए बर्स्ट होने के लिए। सो P3 एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। जब CPU 8 मिली सेकेंड पे पहुंचा, तो 8 पे CPU के अंदर P4 की एंट्री हो गई। लेकिन P3 को 1 चलना था, जो कि P3 चल चुका है, यानी P3 CPU के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम CPU में देखें तो 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P4। इन तीनों में यदि हम लोग देखें तो P2 स्मॉलर है। ओके, तो P2 एग्जीक्यूशन में आ जाएगी। CPU पहुंच गया 10 मिली सेकेंड्स पे, एंड P2 CPU के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब यदि हम लोग देखें P1 एंड P4, इन 2 प्रोसेस में जो P4 है वो स्मॉलर है, तो P4 एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। P4 को चलना है 3 मिली सेकेंड्स, P4 चलेगा 3 मिली सेकेंड्स के लिए, तो CPU पहुंच जाएगा 13 मिली सेकेंड पे, एंड P4 भी CPU के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम देखें तो ओनली P1 CPU के अंदर है और P1 को चलना है 7 मिली सेकेंड्स,
तो P1 चलेगा 7 मिली सेकेंड्स के लिए और CPU पहुंच जाएगा 20 मिली सेकेंड पे, यानी हमारा गेंट चार्ट बन के रेडी है। ओके, अब इस चार्ट के बेसिस पे हमें पता करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, देखिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था, एवरेज वेटिंग टाइम। यहाँ पर क्या देखना है, टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम मीन्स होता क्या है, किसी CPU के अंदर कोई प्रोसेस कितने टाइम के लिए थी, चाहे वो रन कंडीशन में हो चाहे वो वेट कंडीशन में हो, जितने टाइम के लिए CPU में थी उसे हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें P1 की एंट्री कब हुई CPU में, 0 पे, और P1 बाहर कब निकला, 20 पे, यानी 0 से लेके 20 P1 CPU के अंदर ही था। ओके, यानी P1 का टर्न अराउंड टाइम हमें कितना मिल गया, 20 मिल गया। इस तरीके से हम सारे प्रोसेस का पहले टर्न अराउंड टाइम पता करेंगे। नंबर ऑफ प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4। सो इन सभी प्रोसेस के लिए हम लोग टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। पहले P1 का यदि हम देखें तो 0 से 20 माइनस 0 यानी 20 मिली सेकेंड्स के लिए P1 CPU में थी। अब P2 का अराइवल कितने पे हुआ, 3 पे P2 CPU में आ गया था। और P2 बाहर कब निकला, P2 फाइनली 10 पे बाहर निकला था, यानी 3 से लेके 10 माइनस 3 यानी 7 मिली सेकेंड्स के लिए P2 CPU के अंदर ही था। अब यदि हम नेक्स्ट देखें तो P3 हमारे सामने है। P3 का CPU में एंट्री कब हुआ था, 7 मिली सेकेंड्स पे। P3 फाइनली बाहर कब निकल गया, 8 मिली सेकेंड पे, यानी 7 से लेके 8, टोटल 1 मिली सेकेंड्स P3 CPU में था। नाउ नेक्स्ट यदि हम देखें तो वो है P4 की एंट्री हुई थी 8 मिली सेकेंड पे, और P4 फाइनली बाहर निकल गया था 13 मिली सेकेंड पे, यानी 8 से लेके 13, डेट मीन्स टोटल 5 मिली सेकेंड्स के लिए P4 CPU में था। सो ये है टर्न अराउंड टाइम। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हमको ध्यान देना है कि हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो एवरेज टर्न अराउंड के लिए हम क्या करेंगे, सारी प्रोसेस के टर्न अराउंड टाइम को आपस में सम करके नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। तो P1 के लिए कितना है, 2, P2 के लिए 7, P3 के लिए 1 और P4 के लिए 5, 4 सब में डिवाइड कर दिया। सो ये कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बट यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने एक मिस्टेक की है, 20 माइनस 0 ये कितना था, 2। ओके, अब देखिए सेम मिस्टेक हमसे गेट एग्जाम्स के अंदर भी हो सकती है। अभी तो क्या था कि ठीक है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हम गेट एग्जाम में टाइम कम होता है, हम तुरंत करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर अगर मिस्टेक हो जाती तो हमारा मार्क्स कम हो जाता, कट जाता, मीन्स रॉन्ग, इवन रॉन्ग पे पेनल्टी अलग होती। बट यहाँ पर तो 4 ऑप्शंस नहीं है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त थोड़ा हमको पेशेंस रखना है, मीन्स हमको मार्क्स को अर्न करना है। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है। अब यदि मैं यहाँ पे सॉल्व करके देखूँ तो हमें कितना मिलेगा, टोटल 33 डिवाइडेड बाय 4। ओके, डेट मीन्स 8.25। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8.25 मिली सेकेंड्स। ध्यान क्या देख देना है कि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बिल्कुल पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करना। ये हमारा आंसर है। नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन विच इज आल्सो फ्रॉम CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2017। अब यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ओके, सो हमें प्रोसेस दिया गया है, अराइवल टाइम दिया गया, बर्स्ट टाइम दिया गया है, सेम पैरामीटर्स जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस कर चुके हैं। बट यहाँ पर एक पैरामीटर और है, डेट इज प्रायोरिटी। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है और हमको कुछ न्यू यहाँ पर लर्न करने को मिलेगा। डेट इज प्रायोरिटी। अराइवल टाइम क्या होता है हम जानते हैं, बर्स्ट टाइम क्या होता है हम जानते हैं, प्रोसेस के नेम्स क्या ये भी हम जानते हैं। अब प्रायोरिटी का यूज़ क्या होता है, हम इस
क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखेंगे। ओके, अब सब दूसरी चीज़ क्या है, हमको ये पता करना है कि कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं। सो द एल्गोरिथम हियर इज प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, हमें वर्ड पे ध्यान देना है, दिस इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यानी जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे इस पैरामीटर के बेसिस पे करेंगे जिसका नेम है प्रायोरिटी। लेकिन ये किस तरह की है, प्रिमिटिव है, यानी जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो कम प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को स्टॉप कर सकती है। जैसा हमने SRTF के अंदर देखा था कि जिसको कम बर्स्ट टाइम लग रहा है वो हायर बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस को रोक देता है। ठीक इसी तरीके से जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो लेस प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को रोक देगी। अब यदि हम लोग देखें 0 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर है 0 हाईएस्ट, देन 0 के बाद 1 वाला हाईएस्ट, देन 2, देन 3 एंड देन 4, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है। एक चीज़ तो हमको क्लियर है प्रीवियस क्वेश्चन से कि हमको यहाँ पर भी गैंट चार्ट को क्रिएट करना है। ओके, एक रफ CPU में यहाँ पर अगेन रख लेता हूँ तो हमको आइडिया रहेगा कौन सी प्रोसेस CPU में है कौन सी नहीं है। CPU को हमने स्टार्ट किया 0 पे। ओके, CPU हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब जब 0 पे CPU स्टार्ट हो चुका है, 0 पे CPU है, तो 0 पे एंट्री किसकी हो रही CPU में, P1 की। सो P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है। अब P1 अकेली CPU में तो प्रायोरिटी की तो बात ही नहीं आती अभी। ओके, सो P1 का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। P1 को चलना है 11 मिली सेकेंड्स के लिए, लेकिन जब CPU पहुंचा 2 मिली सेकेंड्स पे, अगर हम लोग देखें 2 मिली सेकेंड्स किसका अराइवल है, P4 का। P4 CPU में आ चुका है, लेकिन जब P4 CPU में आया P1 2 मिली सेकेंड्स चल चुका था। अब रिमेनिंग कितना है P1 का, 9 मिली सेकेंड्स। ओके, लेकिन हमको ध्यान किस चीज़ पे देना है, हमको प्रायोरिटी पे ध्यान देना है। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, P1 की या P4 की। तो P1 की प्रायोरिटी है 2, P4 की प्रायोरिटी है 1, यानी P4 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो P1 रुक जाएगा, P4 का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। अब जब CPU 5 मिली सेकेंड पे पहुंचा तो 5 पे CPU में एंट्री हो रही है P2 की, लेकिन P4 कितना चल चुका है, 2 से 5 यानी 3 चल चुका है। तो P4 का रिमेनिंग कितना है चलने का, 7 रिमेनिंग है। लेकिन अब CPU के अंदर 3 प्रोसेस है, P1, P4 एंड P2। अगर हम तीनों प्रोसेस के अंदर देखें तो P2 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, मीन्स P2 का एग्जीक्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब P2 ने चलना शुरू किया। ओके, जब CPU 9 मिली सेकेंड्स पे पहुंचा तो 9 पे P5 CPU के अंदर आ जाएगा। अब इन 4 प्रोसेस में हमको चेक करना है किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सो सेम थिंग, P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है 0, तो P2 अगेन एग्जीक्यूशन में रहेगा। अब जब CPU 12 मिली सेकेंड्स पे पहुंचा, ओके, तो 12 पे CPU में एंट्री किसकी हो गई थी, P3 की। अब 5 प्रोसेस CPU में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, अभी भी P2 की ही प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो P2 अगेन एग्जीक्यूशन में रहेगा। चलना कितना है P2 को, 28 चलना है। सो बस टाइम कितना है, 28। सो 5 से लेके जब P2 स्टार्ट हुआ 33 तक P2 ही था। ओके, पर रनिंग टाइम के अंदर, क्योंकि 28 मिली सेकेंड P2 को चलना था। लेकिन अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें P2 कंप्लीटली चल चुका है, डेट मीन्स P2 को CPU के बाहर निकलना है। नाउ रिमेनिंग प्रोसेस कौन सी है, दीज वंस। अगर हम इन प्रोसेस के अंदर देखें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है आफ्टर P2, डेट इज P4। वो P4 को चलना कितना है, 7, तो P4 यहाँ पे चलेगा 7 मिली सेकेंड्स के लिए, CPU पहुँच जाएगा 40 पे। अब P4 भी CPU के बाहर निकल जाएगा। सो P4 को हम CPU के बाहर कर देते हैं।
नाउ P1, P5, P3 इन तीनों प्रोसेस के अंदर यदि हम लोग देखें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P1 की। तो P1 को चलना कितना है? 9 मिली सेकेंड्स। P1 चलेगा 9 मिली सेकेंड्स के लिए, CPU पहुंच गया 49 पे और P1 भी CPU के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम देखें P5, P3 में, तो जो P3 है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, लेकिन P3 को चलना कितना है? ओनली 2 मिली सेकेंड्स के लिए। सो CPU पहुंच जाएगा 51 पे और P3 भी CPU के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम देखें इन सारी प्रोसेस में CPU में सिर्फ एक प्रोसेस बची हुई है, वो है P5। तो P5 को चलना कितना है? 16। सो यदि हम लोग देखें CPU पहुंच जाएगा 67 पे, तो हमारा गेंट चार्ट बन के यहाँ पे रेडी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज वेटिंग टाइम। हम सेम तरीका यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए किया है। सबसे पहले हमें सारी प्रोसेस का वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोसेस यदि हम लोग देखें तो कौन कौन सी है? P1, P2, P3, P4 एंड P5। सेम तरीका जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर यूज़ किया है वेटिंग टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। P1 का वेटिंग टाइम कितना है? यदि हम लोग देखें तो P1 ने वेट किया है 2 से लेके 40 तक, टोटल 38 मिली सेकेंड्स। नाउ अब P2 के लिए देखते हैं। तो P2 की एंट्री कब हुई थी? 5 पे। ठीक, तो P2 जब जैसे CPU में आया सिर्फ रनिंग कंडीशन में ही था, P2 ने कहीं पर भी वेट नहीं किया, तो P2 का वेटिंग टाइम है 0। अब देखते P3 के लिए। P3 की एंट्री हुई थी 12 पे, लेकिन P3 ने 12 से लेके 49 तक सिर्फ वेट किया है। डेट मीन्स P3 का जो वेटिंग टाइम है वो हो जाएगा 37 मिली सेकेंड्स। जस्ट हमने क्या किया? 12 को 49 में से माइनस कर दिया, हमें यहाँ पर कितना मिल गया? 37 मिली सेकेंड्स। अब हम देखेंगे P4 के लिए। सो P4 की एंट्री कब हुई थी? 2 पे। ओके, बट 5 पे P4 वापस रुक गया था एंड 5 से लेके 33 तक P4 ने वेट किया है। तो 5 से 33 डेट मीन्स 28 मिली सेकेंड्स के लिए P4 ने वेट किया है। P5 एंट्री कब हुई थी? 9 पे, लेकिन 9 से लेके 51 तक P5 ओनली वेटिंग कंडीशन में था, यानी 42 मिली सेकेंड्स के लिए P5 वेटिंग कंडीशन में था। अब हमें वेटिंग टाइम मिला है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमको पता करना है एवरेज वेटिंग टाइम। जस्ट हम इन सभी को आपस में ऐड करके ओके नंबर ऑफ प्रोसेस जो कि 5 है उससे डिवाइड कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 145 डिवाइडेड बाय 5, डेट मीन्स 29 मिली सेकेंड्स। ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम गेट 2014। इस क्वेश्चन में यदि हम देखें, यह दिया गया है एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बट यहाँ पर हमको एक और वर्ड दिया गया है डेट इज प्रीम्प्टिव। अब तक हमने क्या देखा था? प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, बट अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर प्रीम्प्टिव। मीन बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग। ओके, ऑफ प्रोसेसेस कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद देयर अराइवल टाइम्स एंड CPU बर्स्ट टाइम इन मिली सेकेंड्स। सो जैसा कि हमें पता है, हमें कुछ भी फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे गेंट चार्ट को। ओके, एक रफ CPU भी हम यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा रफ CPU है। सो 0 पे हमने स्टार्ट किया। अब यदि हम देखें अराइवल टाइम,
तो जीरो अराइवल टाइम किसके लिए? P1 के लिए। P1 CPU में आ गई, P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड P1 को चलना कितना है? 12 मिली सेकेंड्स। बट जब CPU 2 मिली सेकेंड्स पे पहुंचा तो 2 मिली सेकेंड्स पे CPU में P2 की एंट्री हो गई। अब P1 तब तक कितना चल चुका था? 2 चल चुका था। अब P1 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है 10। अब हमको देखना है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। डेट मीन्स शॉर्टर प्रोसेस लॉन्गर प्रोसेस को रोक सकती है। तो P1 को 10 मिली सेकेंड्स चाहिए बर्स्ट होने के लिए एंड P2 को 4 मिली सेकेंड्स। तो P2 क्या करेगा? P1 को स्टॉप कर देगा एंड P2 खुद रनिंग मोड में आ जाएगा। लेकिन जब CPU 3 मिली सेकेंड्स पे पहुंचा, 3 मिली सेकेंड्स पे P3 की CPU में एंट्री हो गई। लेकिन जब P3 CPU में आया, P2 1 मिली सेकेंड्स चल चुका था। P2 का रिमेनिंग टाइम है 3 मिली सेकेंड्स। अब हमें P1, P2 एंड P3 में कंपेयर करना है शॉर्टर कौन सी प्रोसेस है, तो वो है P2। अगेन यहाँ पर क्या होगा? P2 एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। अब P2 को चलना कितना है? 3। डेट मीन्स जब CPU 6 मिली सेकेंड पर पहुंचेगा, P2 अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर चुका होगा और P2 CPU के बाहर निकल जाएगा। तो हम P2 को CPU के बाहर कर देते हैं। अब यदि हम देखें CPU के अंदर P1 एंड P3 है, शॉर्टर प्रोसेस कौन सी है? P3, 6 मिली सेकेंड्स वाली। सो P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब CPU 8 मिली सेकेंड पे पहुंचेगा तो यहाँ पर एंट्री हो रही है P4 की, P4 CPU में आ जाएगा। लेकिन जब P4 CPU में आया, P3 2 मिली सेकेंड्स चल चुका था, तो P3 का रिमेनिंग है 4। अब यदि हम लोग देखें CPU में 3 प्रोसेस है, P1, P3 एंड P4। हमको देखना है शॉर्टर वन, तो P3 यहाँ पे शॉर्टर है, 4 मिली सेकेंड्स लग रहे P3 को ओनली। अगेन P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और जब CPU 12 मिली सेकेंड पे पहुंचेगा तो P3 अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर चुका होगा और P3 CPU के बाहर निकल जाएगा। सो P3 भी यहाँ पे निकल चुका है CPU के बाहर। अब यदि हम लोग देखें तो 2 प्रोसेस CPU में है, डेट इज P1 एंड P4। सो P1 एंड P4 इज शॉर्टर वन, तो P4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और जब CPU 17 मिली सेकेंड पे पहुंचेगा तो P4 भी CPU के बाहर निकल जाएगा। अब ओनली 1 प्रोसेस CPU में है, डेट इज P1, और P1 को चलना है 10 मिली सेकेंड्स। तो जब P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, CPU पहुंच जाएगा 27 मिली सेकेंड्स पे एंड P1 भी CPU के बाहर निकल जाएगा। सो हमारा चार्ट बन के रेडी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, सो हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सारी प्रोसेस के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? वेटिंग टाइम निकालेंगे। प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड P4। पहले हम P1 का वेटिंग टाइम देखते हैं। P1 की एंट्री कब हुई थी? 0 मिली सेकेंड पे, एंड 0 पे आते ही P1 एग्जीक्यूशन में आ गया था। ओके, लेकिन यदि हम लोग देखें तो 2 से लेके 17 तक P1 ने ओनली वेट किया है, 2 से 17, यानी वो रनिंग कंडीशन में नहीं था। तो 17 माइनस 2 यानी 15 मिली सेकेंड्स के लिए P1 वेट में था। नाउ P1 के बाद देखेंगे हम P2 को। P2 की एंट्री हुई थी 2 पे, लेकिन 2 पे आते ही P2 को रन होने का चांस मिल गया एंड P2 जस्ट रनिंग कंडीशन में, वेट में कभी आया ही नहीं, तो P2 का वेटिंग टाइम हो गया 0। अब P3 को देखते हैं। P3 की एंट्री हुई थी 3 पे, लेकिन 3 पे आने के बावजूद P3 ने 3 से लेके 6 तक वेट किया। ओनली 3 से 6 P3 का वेट है, यानी 6 माइनस 3 मीन्स 3 मिली सेकेंड्स के लिए। यदि हम नेक्स्ट देखें, दैट इज P4 का अराइवल है 8 मिली सेकेंड पे, लेकिन 8 से लेके 12 तक P4 ने वेट किया, 8 to 12 मीन्स 4 मिली सेकेंड्स के लिए।
अब हमको एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी वेटिंग टाइम को आपस में सम कर देंगे। ओके, 15 + 0 + 3 + 4 और 4 से डिवाइड कर देंगे। सो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 22/4 मीन्स 5.5। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, 5.5 मिली सेकेंड इज द एवरेज वेटिंग टाइम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2014। यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें, यहाँ पर यूज़ किया गया है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का, लेकिन ये प्रिमिटिव नहीं है। अब तक हमने क्या देखा था, प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, बट दिस इज ओनली शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ओके, मीन्स एक स्मॉलर प्रोसेस, शॉर्टर प्रोसेस लॉन्गर प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप नहीं कर पाएगी। अगर एक बार कोई प्रोसेस रनिंग कंडीशन में आ गई, तो जब तक उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कि उस प्रोसेस को कोई दूसरी प्रोसेस स्टॉप नहीं कर सकती। ये हमको ध्यान देना है। ओके, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर। अब यदि हम लोग देखें, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम। वर्ड पे हमको ध्यान देना है। इस बार वेटिंग टाइम नहीं पूछा गया है, बल्कि इस बार पूछा गया है एवरेज टर्न अराउंड टाइम के बारे में। सेम पैरामीटर्स है, अराइवल टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम। अब तक हमने क्या देखा था कि यहाँ पर बर्स्ट टाइम का यूज़ किया जा रहा था, तो बर्स्ट टाइम को एग्जीक्यूशन टाइम के नेम से भी जानते हैं। इस बात का हमको ध्यान देना है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, हमें पता है कि हमें करना क्या है, सबसे पहले गैंट चार्ट को निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं जैसा हमारे क्वेश्चन के अंदर करते हैं। इस बार भी हम लोग एक रफ CPU यहाँ पर ले लेंगे और हमने 0 पे CPU को स्टार्ट कर दिया। और यदि हम लोग देखें 0 पे अराइवल टाइम किसका है, प्रोसेस A का। प्रोसेस A CPU में आ चुकी है। प्रोसेस A को चलना है 6 मिली सेकेंड्स। ठीक है, CPU स्टार्ट हुआ, लेकिन जब CPU 3 मिली सेकेंड पे पहुंचा, 3 पे CPU में B की एंट्री हो रही है, B CPU में आ गया। ठीक, लेकिन हम लोग प्रिमिटिव का यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। डेट मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन होगा ही नहीं। भले 3 पे B आ गया CPU में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, B CPU के अंदर ही वेट करेगा। अब जब CPU और आगे बढ़ा, तो 5 पे किसकी एंट्री हो रही है CPU में, C की, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि A को चलना है 6 मिली सेकेंड। A पूरा 6 मिली सेकेंड चलने के बाद CPU के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब A CPU के बाहर निकला, तब तक CPU के अंदर आ चुका था B एंड C भी। अब B और C में से किसको चलाए, दोनों ही वेट कंडीशन में है। सो हमको यहाँ पर लेना है स्मॉलर वन को। अगर मैं देखूँ B को 2 मिली सेकेंड्स लग रहे एग्जीक्यूशन में और C को 4 मिली सेकेंड्स, सो यहाँ पर B का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। B को चलना है 2 मिली सेकेंड्स, B चल जाएगा 2 मिली सेकेंड्स, CPU पहुँच गया 8 पे। लेकिन जब CPU 8 पे पहुँचा, उस समय D की एंट्री 7 मिली सेकेंड्स में पे ओके CPU में हो चुकी थी, यानी D CPU में आ चुका था। अब B चल चुका है, CPU के बाहर निकल जाएगा, B को हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें कंपेयर करना है C एंड D के अंदर। C को लगेगा 4 मिली सेकेंड्स एंड D को 6 मिली सेकेंड्स। सो C इज स्मॉलर वन, C का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, CPU पहुंच जाएगा 12 पे और C CPU के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब CPU 12 पे पहुंचा, उसके पहले 10 पे E की एंट्री हो चुकी थी। ओके, E की एंट्री CPU में हो चुकी थी और C बाहर निकल गया। अब 2 प्रोसेस CPU के अंदर है, D एंड E। सो E स्मॉल है, जिसको 3 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। CPU पहुंच जाएगा 15 मिली सेकेंड पे। ठीक, E CPU के बाहर निकल जाएगा। अब बचा D। ओके, E भी बाहर निकल गया, D अकेला बचा हुआ है। D का एग्जीक्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और D को चलना कितना है, 6 मिली सेकेंड्स। सो CPU पहुंच जाएगा 21 पे एंड D भी CPU के बाहर निकल जाएगा।
तो ये हमारा गैंट चार्ट बन के रेडी है। बट यदि हम देखें तो ये चार्ट टोटली गलत है। अब गलत क्यों? क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे थे SRTF को। ओके, सिंपल ध्यान देने वाली बात है। जब ए रनिंग कंडीशन में था तो बी की एंट्री हुई थी और बी को कम टाइम लग रहा था, तो बी ने ए को रोका क्यों नहीं? इसके पीछे कारण है। हमने क्या सोचा था कि जो SRTF है वो प्रीम्प्टिव नहीं है। प्रीम्प्टिव क्या करता है कि दूसरी प्रोसेस को रोक सकता है, चलती हुई प्रोसेस को। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको जानने वाली है। SRTF इज नथिंग बट प्रीम्प्टिव, ओके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। हमें इस बात का ध्यान रखना है। SRTF इज नथिंग बट प्रीम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। इस वर्ड को हमें ध्यान देना है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मीन्स क्या? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मीन्स जॉब मीन्स प्रोसेस। जो प्रोसेस सबसे छोटी होगी वो पहले चलेगी। ये होता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जो कि एग्जाम में SJF के नेम से भी आ सकता है। सो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है और इसी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का जो प्रीम्प्टिव वर्जन है वो होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। डेट मीन्स SRTF के आगे प्रीम्प्टिव लिखा हुआ आए या नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। SRTF इज नथिंग बट प्रीम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, यानी प्रीम्प्टिव वर्जन है ये SJF का। तो इसका मीनिंग ये है कि जो गैंट चार्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है वो टोटली गलत है। एक छोटी प्रोसेस चलती हुई बड़ी प्रोसेस को रोक सकती है। ओके, तो अगेन मैं यहाँ पर एक गैंट चार्ट बनाता हूँ। देखिए, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि SRTF नॉन प्रीम्प्टिव और प्रीम्प्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। SRTF अपने आप में एक प्रीम्प्टिव वर्जन होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। ओके, गैंट चार्ट हम वापस यहाँ बनाते हैं। ठीक, अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रफ CPU ले लेता हूँ। दिस इज रफ CPU हमने यहाँ पे ले लिया। 0 पे हमने CPU को स्टार्ट किया। ओके, सबसे पहले यदि मैं देखो 0 पर अराइवल किसका हो रहा है, ए का। ए CPU में आ गया, ए को हमने एग्जीक्यूशन के अंदर पुट कर दिया। अब CPU आगे बढ़ेगा, लेकिन जब CPU 3 मिलीसेकेंड पे पहुंचा तो 3 पे B की एंट्री हो चुकी थी CPU में, लेकिन A कितना चल चुका था, 3। तो A का रिमेनिंग कितना चलने का, अब 3। अब हमें कंपेयर करना है A और B में कौन सा शॉर्टर है। सो B यहाँ पे शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, हम B को एग्जीक्यूशन में लेके आएंगे। जब CPU 5 मिलीसेकेंड पे पहुंचा, C की CPU में एंट्री हो गई, लेकिन B पूरा चल चुका था 2 मिलीसेकेंड्स, यानी B CPU के बाहर निकल जाएगा। नाउ CPU में कौन है, A एंड C। तो जो छोटा है हमको उसको लेना है। शॉर्टर कौन सा, यदि हम देखें तो A शॉर्टर है। A को 3 मिलीसेकेंड लग रहे हैं और C को 4 मिलीसेकेंड। तो हम A का एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। लेकिन जब CPU 7 मिलीसेकेंड पे पहुंचा तो 7 पे CPU में D की एंट्री हो गई, लेकिन जब D CPU में आया A कितना चल चुका था, 2 मिलीसेकेंड A चल चुका था, रिमेनिंग कितना है, 1। अब CPU में 3 प्रोसेस है A, C एंड D। स्मॉलर कौन सी है, A। अगेन A ही चलेगा, और जब CPU 8 पे पहुंचेगा, ओके, A अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A को CPU के बाहर निकाल देंगे। ओके, अब यदि हम लोग देखें CPU के अंदर C एंड D है, स्मॉलर कौन सा है, C। C का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, लेकिन जब CPU 10 मिलीसेकेंड पे पहुंचेगा, 10 पे CPU में E की एंट्री हो रही है, C, D एंड E। लेकिन जब E आया, C कितना चल चुका था, 2 मिलीसेकेंड। कितना रिमेनिंग है C का, 2। अब हमको शॉर्टर प्रोसेस देखना है, तो C यहाँ पर शॉर्टर प्रोसेस है, C का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा।
सीपीयू पहुंच जाएगा 12 मिली सेकेंड पे, और जो सी है वो सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। सी का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया। अब बारी किसकी आती है, प्रोसेस डी और ई में से। तो ई शॉर्टर है, ई को चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने का। ई को चलना कितना है, 3 मिली सेकेंड। सीपीयू पहुंच जाएगा 15 पे, और ई सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम लोग देखें तो ओनली एक सिंगल प्रोसेस सीपीयू में है, वो है डी, और डी को चलना है 6 मिली सेकेंड। तो सीपीयू पहुंच जाएगा 21 मिली सेकेंड पे, और डी भी सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। ये हमारा गैंट चार्ट बन के यहाँ पे रेडी है। सो नाउ यदि हम क्वेश्चन में देखिए, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम। मीन्स हमको यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना है, देन हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेस, मीन्स हमारे पास प्रोसेस कौन कौन सी है, ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। सबसे पहले हम देखेंगे ए के लिए टर्न अराउंड टाइम, मीन्स कितने टाइम तक ए सीपीयू में था। 0 पे एंट्री हुई ए की, और फाइनली ए बाहर कब निकला, 8 पे, यानी 0 से लेके 8 मिली सेकेंड के लिए ए सीपीयू के अंदर ही था। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस बी के लिए। बी की एंट्री हुई थी सीपीयू में 3 पे, और बी फाइनली बाहर कब निकला, 5 पे, यानी 3 से लेके 5, 2 मिली सेकेंड्स के लिए बी सीपीयू के अंदर ही था। अब बारी आती है सी की। सी का अराइवल टाइम है 5, सी सीपीयू में 5 पे आ गया था, और फाइनली बाहर कब निकला, 12 पे, यानी 5 से लेके 12, यानी 12 माइनस 5, ओके, 7 मिली सेकेंड के लिए सी सीपीयू के अंदर ही था। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डी। डी का अराइवल टाइम है 7, और डी बाहर निकला था 21 पे, यानी 7 से 21, सो 21 माइनस 7, यानी 14 मिली सेकेंड्स के लिए डी सीपीयू में था। यदि हम नेक्स्ट देखें तो वो है ई। ई का अराइवल टाइम है 10, और ई सीपीयू के बाहर निकला 15 पे, यानी 15 माइनस 10, 5 मिली सेकेंड्स के लिए ई सीपीयू के अंदर ही था। लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज। ओके, तो इन सभी को हम आपस में सम करके नंबर ऑफ प्रोसेस जो कि 5 है उसे डिवाइड कर देंगे। 8 + 2 + 7, 14 + 5 डिवाइडेड बाय 5, सो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5, यानी 7.2। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7.2 मिली सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ फ्रॉम गेट 2015। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन के थ्रू हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट एल्गोरिथम को लेके क्लियर हो जाएंगे। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए आंसर में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नॉन प्रीम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एंड राउंड रोबिन विथ क्वांटम वैल्यू 2, यानी 4 एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस हमारी यहाँ पर होने वाली है। ओके, तो आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे एल्गोरिथम दिए गए हैं उन सारे एल्गोरिथम्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ओके, यदि हम क्वेश्चन में देखें, हमें दिया गया है फॉर द प्रोसेसेस लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग स्कीम्स विल गिव द लोवेस्ट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। यदि हम देखें पैरामीटर्स, प्रोसेस, अराइवल टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम के लिए कहीं पे हमने बर्स्ट टाइम देखा था, ये वाला वर्ड यूज़ किया गया था। तो किसी क्वेश्चन में एग्जीक्यूशन वर्ड यूज़ किया गया था। हमें ध्यान देना है कि इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आ जाए उसका मीनिंग क्या है और हमें किस तरह से उस डेटा को यूज़ करना है। अगेन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, हमको फाइंड आउट करना है लोवेस्ट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को यूज़ करके देखते हैं। FCFS को फर्स्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन FCFS का सॉल्व नहीं किया है। ओके, अब सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, FCFS के लिए गैंट चार्ट को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अगेन
जैसा कि हमारे क्वेश्चन के अंदर करते आए हैं, एक रफ सीपीयू हम यहाँ पर बना लेंगे। ओके, सो एफसीएफएस का गैंट चार्ट यहाँ पे रेडी रहेगा। यदि हम लोग देखें अराइवल टाइम 0 किसका है, ए का, तो ए सीपीयू में आ गया, ए का एग्जीक्यूशन भी शुरू हो गया। हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज़ करना है, मीन्स जो प्रोसेस पहले आ जाएगी वही पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब ए का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 3, यानी 3 मिलीसेकंड्स तक ए सीपीयू में चलेगी। लेकिन इसी टाइम के बीच में 1 के ऊपर बी सीपीयू में आ गई थी, एंड 4 मिलीसेकंड पे नहीं, 4 मिलीसेकंड तो भी आया ही नहीं है, 0 से लेके 3 की बात हो रही है, और ए चल चुका है 3 मिलीसेकंड्स, तो ए सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब ए बाहर निकला तब तक बी सीपीयू के अंदर आ चुका था। अब बी को चलना है तो बी का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। बी को चलना है 6 मिलीसेकंड के लिए, तो सीपीयू पहुंच जाएगा 9 मिलीसेकंड पे, और बी भी सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। लेकिन 9 मिलीसेकंड पे जब सीपीयू पहुंचा उस समय 4 मिलीसेकंड पे सी की एंट्री सीपीयू में हो गई थी, एंड 6 मिलीसेकंड पे डी की एंट्री सीपीयू में हो चुकी थी। यानी जब बी सीपीयू के बाहर निकला तब सी और डी प्रोसेस सीपीयू में आ चुकी थी। हमको एफसीएफएस यूज़ करना है, तो यदि हम लोग देखें सी और डी में से पहले सीपीयू में कौन आया था, तो पहले आया था सी, तो सी का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। सी को चलना है 4 मिलीसेकंड, सीपीयू पहुंच जाएगा 13 पे। अब सी भी सीपीयू के बाहर निकल जाएगा बिकॉज एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुका है। अब बचा है ओनली डी, डी को चलना है 2 मिलीसेकंड, और सीपीयू पहुंच जाएगा 15 पे, मीन्स डी भी सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो पहले हम टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं ईच प्रोसेस के लिए। मीन्स प्रोसेस भी ए हमारे पास है, बी है, सी है और डी है। तो ए का यदि मैं टर्न अराउंड टाइम देखूँ, ए की एंट्री हुई थी 0 पे, ए बाहर निकल गया 3 पे, यानी 0 से 3 मिलीसेकंड के लिए ए सीपीयू के अंदर था। अब बारी आती बी की। बी की एंट्री हुई थी 1 पे। ओके, बी 1 पे आ चुका था, लेकिन बी सीपीयू के बाहर कब निकला, 9, यानी 9 - 1 टोटल 8 मिलीसेकंड के लिए बी सीपीयू में था। अब देखते हैं सीपीयू सी की एंट्री कब हुई थी सीपीयू में 4 पे, लेकिन सी कब बाहर निकला 13 पे, यानी 13 - 4 9 मिलीसेकंड के लिए सी सीपीयू में था। अब बारी आएगी प्रोसेस डी की। डी की एंट्री हुई थी 6 मिलीसेकंड पे, लेकिन डी कब बाहर निकला 15 मिलीसेकंड पे, 15 - 6 यानी 9 मिलीसेकंड के लिए डी सीपीयू के अंदर ही था। ये तो टर्न अराउंड टाइम हमने निकाला है। अब हमको निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमने टाइम फाइंड आउट किया है इनका एवरेज निकालेंगे। 3 + 8 + 9 + 9। ओके, नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है यहाँ पर, 4। सो ये हो जाएगा 29/4, डेट मीन्स 7.2। आगे 5 भी आएगा, 7.25। सो एफसीएफएस का एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, 7.25 मिलीसेकंड्स। अब एफसीएफएस के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉन प्रीम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है नॉन प्रीम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का, अब प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। बट यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान देना है दिस इज नॉन प्रीम्प्टिव, यानी एक छोटी प्रोसेस बड़ी प्रोसेस को नहीं रोक सकती। दिस इज नॉन प्रीम्प्टिव, जैसा हम हर क्वेश्चन के अंदर करते आए हैं। ओके, हमको यहाँ पे नॉन प्रीम्प्टिव एसजेएफ के लिए भी गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि हमको और क्वेश्चन के अंदर एक रफ सीपीयू की ज़रूरत पड़ी है, तो यहाँ पर भी हम एक सीपीयू बनाएंगे। हमने 0 पे सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, सीपीयू हमारा रनिंग कंडीशन में है, सीपीयू स्टार्ट हो चुका है। नाउ अराइवल टाइम 0 पे कौन है, प्रोसेस ए सीपीयू के अंदर आ चुकी है। ए को चलना कितना है, 3 मिलीसेकंड। ओके,
तो ए चलेगी 3 मिली सेकेंड पे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब CPU 1 मिली सेकेंड पे पहुंचा, CPU के अंदर B की एंट्री हो चुकी थी। लेकिन अभी हम नॉन प्रिम्पटिव सॉर्टेज जॉब फर्स्ट को देख रहे हैं, हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक प्रोसेस एक बार CPU में एंटर कर चुकी है, उसका रनिंग करने का चांस मिल गया उसको रन होने का, तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही वो प्रोसेस CPU के बाहर निकलेगी। तो अगर हमने ए को एग्जीक्यूशन में ले लिया है, ए को चलना कितना है 3 मिली सेकेंड, तो ए पूरा 3 मिली सेकेंड चलेगा और CPU के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब ए 3 मिली सेकेंड चला तब तक CPU में B की एंट्री हो चुकी थी। ओके, सो नाउ अब CPU में एक ही प्रोसेस है B, तो B को चलने का चांस मिलेगा। चलना कितना है B को 6 मिली सेकेंड, CPU पहुंच जाएगा 9 पे। लेकिन जब CPU 9 पे पहुंचा, CPU में दो प्रोसेस आ चुकी थी, 4 मिली सेकेंड पे C आ गई थी और 6 मिली सेकेंड पे D आ गई थी। लेकिन B तो पूरा चल चुका है, B CPU के बाहर निकल जाएगा। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा कौन सी प्रोसेस को रन करें, C को कि D को। तो हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो D को कम टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन में, तो D पहले चलेगा। D को चलना है 2 मिली सेकेंड, D चल जाएगा, CPU पहुंच गया 11 पे, D बाहर निकल जाएगा CPU के। अब CPU में सिर्फ एक प्रोसेस है C, तो C को एग्जीक्यूशन होने का टाइम मिलेगा। C को चलना कितना है 4 मिली सेकेंड, ठीक है। CPU 15 पे पहुंच जाएगा, C भी CPU के बाहर निकल जाएगा। ओके, ये हमारा गैंट चार्ट बन के रेडी है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रोसेस के लिए ओके टर्न अराउंड टाइम को यहाँ फाइंड आउट करेंगे। मीन्स प्रोसेस ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। सो पहले हम प्रोसेस ए के लिए फाइंड आउट करते हैं टर्न अराउंड टाइम। ए की एंट्री हुई थी 0 मिली सेकेंड पे और ए निकल गया था 3 मिली सेकेंड पे। ओके, 3 माइनस 0, ए का टर्न अराउंड टाइम है 3 मिली सेकेंड। नाउ अब बारी है बी की। बी की एंट्री हुई थी 1 मिली सेकेंड पे और बी निकल गया था 9 पे। 9 माइनस 1 यानी 8 मिली सेकेंड के लिए बी CPU में था। अब बारी है प्रोसेस सी की। सी की एंट्री हुई थी 4 मिली सेकेंड पे और सी बाहर निकल गया था 15 पे, यानी 15 माइनस 4 11 मिली सेकेंड के लिए सी CPU में था। अब बारी है प्रोसेस डी की। डी की एंट्री हुई थी 6 मिली सेकेंड पे और डी निकल गया था बाहर 11 पे, यानी 11 माइनस 6 टोटल 5 मिली सेकेंड के लिए डी CPU में था। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो हम एवरेज निकाल देते हैं, जितना भी टर्न अराउंड टाइम है इसका सम करके 4 से डिवाइड कर देंगे। 3 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। सो ये हमें मिल जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4। सो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 6.75, यानी नॉन प्रिम्प्टिव एसजेएफ का आंसर कितना है 6.75 मिली सेकेंड। अब यदि हम देखें तो थर्ड वन इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं SRTF के ऑलरेडी, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने SRTF देखा था। ओके, सो बट हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा विद द हेल्प ऑफ SRTF। हमें पता है कि हमको यहाँ पे गैंट चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा, हम क्रिएट कर लेते हैं। बट दिस चार्ज इज फॉर SRTF। एक रफ CPU भी हम ले लेते हैं जैसा कि हमको ज़रूरत पड़ती है हर बार। ओके, एंड चार्ट हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। सो हमने CPU को स्टार्ट किया। यदि देखें तो 0 पे A की एंट्री हो रही CPU के अंदर, A CPU में आ चुका है। हमको SRTF यूज़ करना है। SRTF मीन्स प्रिम्प्टिव, एक शॉर्टर प्रोसेस लॉन्गर प्रोसेस को रोक सकती है। ओके, सो जब CPU 1 पे पहुंचा, 1 पे CPU में एंट्री होगी B की। ओके, लेकिन जब B आया तो A 1 मिली सेकेंड चल चुका था, रिमेनिंग कितना है A का 2। अब A और B दो CPU में है, कंपेयर करेंगे। सो यदि हम लोग देखें तो स्मॉलर कौन सा है यहाँ पर, A स्मॉल है। ओके, तो A को ही चांस मिलेगा एग्जीक्यूशन का।
ए को चलना है 2 मिली सेकेंड, CPU पहुंच जाएगा 3 पे, ए CPU के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम देखें तो ए CPU के बाहर निकल चुका है, ओनली बी CPU के अंदर है। ओके, सो यदि बी CPU में है तो बी को चलना कितना है 6, तो बी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और CPU पहुंच जाएगा 4 मिली सेकेंड पे। लेकिन जब CPU 4 मिली सेकेंड पे पहुंचा, CPU में एंट्री हो चुकी थी C की, लेकिन B कितना चल चुका था 3 से 4 यानी 1 चल चुका था। तो B को हमने यहाँ पे 1 चला दिया, B का रिमेनिंग है 5। ओके, B चल चुका है 1 मिली सेकेंड। लेकिन यदि हम लोग देखें C की एंट्री भी हो चुकी है, B और C में हमको कंपेयर करना पड़ेगा। सो विच वन इज शॉर्टर? C यहाँ पे कम टाइम ले रहा है, C का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जब CPU 6 पे पहुंचेगा, 6 पे CPU में D की एंट्री हो गई। लेकिन जब D CPU में आया, C कितना चल चुका था 2 मिली सेकेंड, C का रिमेनिंग कितना है 2। अब हमारे पास में B, C एंड D 3 प्रोसेस है। ओके, अब हम इसमें किसको देखें? अगर मैं देखूँ तो C को 2 मिली सेकेंड चलना है और D को भी 2 मिली सेकेंड चलना है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस ऑलरेडी चल रही थी C, उसी को कंटिन्यू करते। CPU पहुंच जाएगा 8 पे, तो C CPU के बाहर निकल जाएगा। अब बचा कौन सा है? B एंड D। स्मॉलर कौन सा है यहाँ पर? D स्मॉल है। D को लग रहे हैं 2 मिली सेकेंड। ओके, तो हम D को ही कंटिन्यू करेंगे। D को चलना है 2 मिली सेकेंड, CPU पहुंच गया 8 मिली सेकेंड पे, D CPU के बाहर निकल जाएगा। अब बचा कौन सा है? ओनली B बचा है, और B को चलना है 5 मिली सेकेंड, CPU पहुंच जाएगा 15 पे। अब हमें पता करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। प्रोसेस हमारे पास में है A, B, C एंड D। तो पहले हम A का टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। A की एंट्री हुई थी 0 पे, A निकल गया था 3 पे, यानी 0 से 3, 3 माइनस 0, 3 मिली सेकेंड के लिए A CPU में था। अब यदि हम लोग देखें, B की एंट्री हुई थी CPU में 1 पे और B बाहर निकल गया था 15 में, यानी 1 से 15, 15 माइनस 1, 14 मिली सेकेंड के लिए B CPU में था। अब यदि हम देखें तो C हमारे पास है, C की एंट्री हुई थी 4 मिली सेकेंड पे और C CPU के बाहर निकला था 8 पे। सो 8 माइनस 4, 4 मिली सेकेंड्स के लिए C CPU में था। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोसेस D, 6 पे एंट्री हुई थी D की CPU में और D बाहर निकल गया था 10 पे, यानी 10 माइनस 6, 4 मिली सेकेंड के लिए D CPU में था। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो इन टर्न अराउंड टाइम को हम सम करके 4 से डिवाइड कर देंगे, हमको एवरेज मिल जाएगा। सो ये होता है 25/4 मीन्स 6.25। ओके, सो एसआर टिप हमें कितना मिल गया? एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमें कितना मिला? 6.25 मिली सेकेंड। अब यदि हम नेक्स्ट देखें तो वो है राउंड रोबिन विथ क्वांटम वैल्यू 2। हमने राउंड रोबिन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अभी तक नहीं की थी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। अब हम राउंड रोबिन वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अदर एल्गोरिथम्स में हमने किया है, हमें यहाँ पर एक गैंट चार्ट को क्रिएट करना है, सेम तरीका जो प्रीवियस एल्गोरिथम्स के अंदर था। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रफ CPU भी ले लेंगे। एक CPU में यहाँ पर ले लेता हूँ, दिस इज रफ CPU। हमने स्टार्ट किया CPU को, 0 पे A की एंट्री होगी CPU में। हमको याद रखना है कि हमको राउंड रोबिन यूज़ करना है, लेकिन हमें यहाँ पर एक क्वांटम वैल्यू 2 दी गई है। हमें क्या दिया गया है? क्वांटम वैल्यू 2। इसका मतलब ये है कि सारी प्रोसेस को 2 मिली सेकेंड्स के लिए चलने का मौका मिलेगा। पहले A 2 मिली सेकेंड चलेगी, देन रुक जाएगी, देन B 2 मिली सेकेंड चलेगी, देन रुक जाएगी, देन C 2 मिली सेकेंड चलेगी, देन रुक जाएंगी, देन D 2 मिली सेकेंड्स चलेगी, देन रुक जाएगी, देन वापस A की बारी आएगी, B की, C की, D की। यह है राउंड रोबिन की प्रोसेस। अब क्वांटम यहाँ पे हमको 2 दिया गया है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 दिया हो, किसी क्वेश्चन में 4 दिया हो, ये वैल्यू चेंज हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो
अभी हमें क्या दिया गया है, क्वांटम वैल्यू 2, यानी ए चलेगा 2 मिली सेकेंड्स के लिए। जब ए 2 मिली सेकेंड्स के लिए चला, मीन सीपीयू 2 मिली सेकेंड्स के लिए चला, तो 1 मिली सेकेंड पे बी की एंट्री हो चुकी थी सीपीयू में। तो ए के बाद अब किसको चांस मिलेगा चलने का, बी को। ए कितना चल चुका है, 2 मिली सेकेंड्स, रिमेनिंग कितना है 1। अब बी चलेगा 2 मिली सेकेंड्स के लिए, सीपीयू पहुंच जाएगा 4 पे। बी चल चुका है 2, रिमेनिंग है बी का 4। अब 4 पे किसकी एंट्री हो रही सीपीयू में, सी की। अब यदि हम लोग देखें, लेकिन अभी सी को चलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सी के आने से पहले ए ऑलरेडी सेट हो चुका था। ओके, अगेन यहाँ पर कौन चलेगा, ए चलेगा। सीपीयू पहुंच जाएगा, कितना चलना है, ए को ओनली 1 चलना है। क्वांटम भले 2 का हो, पर ए को चलना तो 1 है। ओके, सीपीयू पहुंच गया 5 पे। अब यदि हम लोग देखें तो ए कंप्लीट कर चुका है अपना ट्रांजेक्शन, ए चल चुका है, ए सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम लोग देखें, सो बी एंड सी 2 प्रोसेस सीपीयू के अंदर है। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बी और सी में से चलाना है हमको। सो ए भले चलाओ, ए के बाद सी यहाँ पे आ चुका था, अब बारी मिलेगी सी को। सी चलेगा 2 मिली सेकेंड्स के लिए, सीपीयू पहुंच जाएगा 7 पे। सी का रिमेनिंग कितना है, अब 2 है। अब 6 पे डी सीपीयू में आ चुका था। भले डी सीपीयू में 6 पे आ चुका है, लेकिन उसके पहले बी ही सेट हो चुका था चलने के लिए, तो बी ही चलेगा। बी को चलना कितना था, 4 मिली सेकेंड्स, तो ओनली 2 मिली सेकेंड्स बी चलेगा। रिमेनिंग बी का कितना है, 2। अब बी के बाद चांस मिलेगा डी को चलने का। डी चलेगा 2 मिली सेकेंड्स के लिए, क्योंकि 2 मिली सेकेंड्स ही चलना है डी को। तो डी चलेगा, 11 पे पहुंचा सीपीयू, डी सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम लोग देखें तो सिर्फ 2 प्रोसेस सीपीयू में है, एक है बी और अनदर है सी। सो हम लोग पहले यहाँ पे सी को चला देते हैं। सी को चलना कितना है, 2 मिली सेकेंड्स, सीपीयू पहुंच जाएगा 13 पे। सी सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। नाउ रिमेनिंग इज ओनली बी, तो बी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। बी चलेगा 2 मिली सेकेंड्स, सीपीयू पहुंच जाएगा 15 पे, एंड बी भी सीपीयू के बाहर निकल जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम यहाँ कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ए बी सी और डी के लिए टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यदि हम ए के लिए देखें, ए की एंट्री हुई थी 0 पे और ए निकल गया था बाहर 5 पे, यानी 5 माइनस 0, ए का टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 5। अब बारी है बी की। बी की सीपीयू में एंट्री कब हुई थी, 1 पे, और बी कब बाहर निकला, 15 पे, यानी 15 माइनस 1, 14 मिली सेकेंड्स के लिए बी सीपीयू में था। अब बी के बाद बारी आएगी सी की। सी की एंट्री हुई थी 4 पे, लेकिन सी बाहर निकल गया 13 पे, 13 माइनस 4, सी का टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना है, 9 मिली सेकेंड्स। अब यदि हम लोग देखें तो डी की बारी है। डी की एंट्री हुई थी 6 पे। ओके, 6 पे एंट्री हुई थी, लेकिन डी बाहर कब निकला है सीपीयू के, 11 पे, यानी 11 माइनस 6, 5 मिली सेकेंड्स के लिए डी सीपीयू में था। अब हमको निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, इन सभी को सम करके 4 से डिवाइड कर देंगे, हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा 33/4, मीन्स 8.25 मिली सेकेंड। ओके, तो राउंड रोबिन का आंसर कितना आ जाएगा, 8.25 मिली सेकेंड्स। अब हमको लोवेस्ट बताना है। सो यदि हम लोग देखें तो हमको लोवेस्ट कौन सा मिल रहा है, नॉन प्रीम्प्टिव एसजेएफ का, यानी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। नो, हमें मिल रहा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मिनिमम। तो लोवेस्ट एवरेज वेटिंग टाइम का आंसर कितना आ जाएगा हमारा आंसर आएगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। एंड एसआरटीएफ इज नथिंग बट प्रीम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, उसी को बोलते हैं एसआरटीएफ। सो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में यदि हम लोग देखें तो हमको इन 4 एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस भी हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें यहाँ पर कुछ प्रोसेस दी गई है। यदि हम देखें तो P1 P2 P3 3 प्रोसेस है, अराइवल टाइम में एंड टाइम यूनिट रिक्वायर्ड। ओके, टाइम यूनिट रिक्वायर्ड इज नथिंग बट, जैसे भी हमने देखा था, CPU बर्स्ट टाइम, ओके, CPU एग्जीक्यूशन टाइम, ओके, CPU प्रोसेसिंग टाइम,
तो उसी टाइम के लिए एक और वर्ड यहाँ पर हमको मिल गया, डेट इज टाइम यूनिट रिक्वायर्ड। देन हमें यहाँ पर दिया गया है द कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ 3 प्रोसेसेस अंडर द पॉलिसीज FCFS एंड RR2। RR2 मीन्स राउंड रोबिन, ओके, विथ क्वांटम 2। राउंड रोबिन क्या होता है हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, सेम तरीका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ओके, समय बताना है कि जो 3 प्रोसेस दी गई है वो किस ऑर्डर में कंप्लीट रहेगी। ऑर्डर A, B, C और D, इन 4 में से हमको बताना है। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम पता करते हैं FCFS में ऑर्डर क्या रहेगा। ओके, तो FCFS के लिए हम लोग गैंट चार्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और क्या होता है FCFS हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने प्रैक्टिस किया है FCFS के बारे में। एक रफ CPU में यहाँ पर ले लेता हूँ और हमें यहाँ पे चार्ट बनाना है। हमने CPU को स्टार्ट किया, 0 पर अराइवल टाइम दिया गया है P1 का। ओके, FCFS है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो P1 आते ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जब P1 5 मिलीसेकंड चल चुका होगा तो हम देखेंगे कि जब CPU 1 पे पहुंचा था P2 की एंट्री हो चुकी थी एंड P3 की एंट्री हो चुकी थी। यानी जब P1 CPU के बाहर निकलेगा उस समय P2 एंड P3 CPU में ही था। हमें यूज़ करना है FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो P2 और P3 में P2 पहले आया था तो P2 को एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा और P2 को चलना है 7 मिलीसेकंड्स, तो CPU पहुंच जाएगा 12 पे। P2 भी CPU के बाहर निकल जाएगा, बारी है P3 की। हमको ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले P1 कंप्लीट हुआ देन P2 कंप्लीट हुआ, अब बचा P3, तो यहाँ पर P3 ही कंप्लीट होगा। तो P1 P2 P3 ये हमारे पास में FCFS का ऑर्डर है। और यदि हम लोग देखें सो एक तो हमारे पास में जो ऑप्शन A है वहाँ पर मिल रहा है और जो ऑप्शन C है वहाँ पर मिल रहा है। ओके, अब हम राउंड रोबिन के लिए चेक कर लेते हैं। अब हम लोग राउंड रोबिन के लिए गैंट चार्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे और हमको यहाँ पर क्वांटम दिया गया है 2। ओके, क्वांटम हमारे पास में कितना है 2। क्वांटम क्या होता है हमको पता है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। और राउंड रोबिन के लिए भी मैं यहाँ पे एक रफ CPU लूँगा, हमारे लिए सॉल्व करना उससे ईजी हो जाता है कि हमको मालूम पड़ जाता है कौन सी प्रोसेस CPU में है कौन सी नहीं है। ओके, अब राउंड रोबिन में हमने CPU को स्टार्ट किया, 0 पे एंट्री होगी P1 की। अब क्वांटम 2 है हमारे पास, 2 मिलीसेकंड्स के लिए P1 चली। ओके, CPU का रिमेनिंग कितना बचा, P1 का रिमेनिंग कितना बचा, 3 मिलीसेकंड चलने का। लेकिन जब 2 मिलीसेकंड CPU चला तो 1 मिलीसेकंड पे P2 की एंट्री CPU में हो चुकी थी। ओके, तो P1 के बाद में चांस मिलेगा P2 को चलने का। P2 चलेगा 2 मिलीसेकंड्स के लिए, CPU पहुंच जाएगा 4 पे, P2 का रिमेनिंग है 5। लेकिन जब CPU 4 पे पहुंचा P3 की एंट्री हो चुकी थी CPU के अंदर 3 पे। अब भले ही CPU में P3 आ चुका था लेकिन P1 हमारा रेडी था चलने के लिए, तो अगेन P1 को चांस मिलेगा चलने को। CPU पहुंच जाएगा 6 पे, P1 का रिमेनिंग है अब 1 ओनली। अब P1 के बाद चांस मिलेगा P3 को एग्जीक्यूट होने का। P3 को चलना कितना है 4, लेकिन P3 चलेगा 2 मिलीसेकंड्स, रिमेनिंग कितना है। ओके, अगर P3 2 मिलीसेकंड्स चलेगा मीन्स CPU पहुंच जाएगा 8 पे और P3 का रिमेनिंग रहेगा 2। देन P3 के बाद P2 को चांस मिलेगा चलने का, एग्जीक्यूट होने का। P2 चलेगा 2 मिलीसेकंड्स के लिए, CPU पहुंच जाएगा 10 पे। P2 का रिमेनिंग कितना बढ़ा अब 3। अब P2 के बाद P1 को चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने का, P1 को चलना है ओनली 1 मिलीसेकंड, CPU पहुंच जाएगा 11 पे। अब P1 चल चुका है पूरा, CPU के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम लोग देखें P1 के बाद चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने का P3 को, तो हम P3 को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं 2 मिलीसेकंड्स के लिए, CPU पहुंच जाएगा 13 पे। ओके, P2 चल चुका है, P3 CPU के बाहर निकल जाएगा। अब P3 के बाद बारी किसकी आएगी, एक ही प्रोसेस बची P2, तो P2 का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। P2 को रिमेनिंग कितना है 3 चलना है, P2 को पूरा 3 हम यहाँ पे चला देते हैं। एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 करके चलाना पड़ेगा। पहले हमने 2 चलाया P2 को, देन हमने P2 को 1 मिलीसेकंड के लिए चलाया, CPU पहुंच गया 16 पे।
सो यदि हम देखें तो यहाँ पे कंप्लीट होने का ऑर्डर क्या था। सो सबसे पहले P1 CPU के बाहर निकला था। ओके, तो राउंड रोबिन के लिए P1 सबसे पहले बाहर निकला था। देन P3 CPU के बाहर निकला था। देन P2 CPU के बाहर निकला है, यानी P1 P3 P2। सो यदि हम लोग देखें, ऑप्शन सी हमारे आंसर से मैच करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 विच इज फ्रॉम गेट 2010। फर्स्ट हम देख लेते हैं हमें किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करना है। हमें यूज़ करना है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। एंड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। हम लोग जानते हैं कैसे हमें कैलकुलेट करना है। ओके, पूरा एल्गोरिथम हमारे सामने क्लियर है। हमें प्रोसेस के नेम्स दिए हैं, अराइवल टाइम दिया है और बर्स्ट टाइम दिया है। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले गैंट चार्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, तो एक चार्ट हम लोग बना के देख लेते हैं। एक रफ CPU भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए भी इजी रहता है। CPU को हमने स्टार्ट किया। अब अराइवल टाइम यदि हम देखें तो 0 पे किसका है, प्रोसेस P0 का। ओके, P0 CPU के अंदर आ चुकी है। चलना कितना है P0 को, 9 मिली सेकेंड चलना है। ओके, तो CPU स्टार्ट हुआ। जब CPU 1 पे पहुंचा तो 1 पे P1 की एंट्री हो चुकी थी CPU पे। लेकिन जब P1 ने एंटर किया, P0 1 चल चुका था, P0 का रिमेनिंग है 8 मिली सेकेंड चलने का। हम यूज़ कर रहे हैं प्रिमिटिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। हमें पता है कि ये क्या होता है, जो प्रोसेस छोटी है, शॉर्टर टाइम लेती है, वो लॉन्गर टाइम लेने वाली प्रोसेस को रोक सकती है। तो P1 का टाइम कितना है, 4 मिली सेकेंड्स, और P0 का टाइम है 8 मिली सेकेंड्स। तो P0 स्टॉप हो जाएगी और P1 एग्जीक्यूशन में आ जाएगी। लेकिन जब CPU 2 मिली सेकेंड्स पे पहुंचा तो 2 मिली सेकेंड पे P2 की एंट्री CPU में हो गई। लेकिन जब P2 आया, P1 1 मिली सेकेंड चल चुका था, 3 मिली सेकेंड्स रिमेनिंग है। अब यदि हम लोग देखें, P2 को चलना है 9 मिली सेकेंड्स, P1 को 3 एंड P0 को 8। हमें यूज़ करना है शॉर्टेस्ट जॉब वाला, तो यहाँ चलेगा P1 चलेगा 3 मिली सेकेंड्स के लिए, CPU पहुँच जाएगा 5 पे, वो P1 CPU के बाहर निकल जाएगा। अब बारी आती है P0 की, शॉर्टर प्रोसेस हमें देखना है। P0 को चलना है 8 मिली सेकेंड्स, चला देते हैं हम। 8 + 5 यहाँ पे हो जाएगा 13, P0 CPU के बाहर निकल जाएगा। अब बारी है P2 की। P2 को चलना है 9 मिली सेकेंड्स, सो CPU पहुँच जाएगा 22 पे। ओके, अब यदि हम लोग देखें तो P0, P1, P2 सभी प्रोसेस CPU के बाहर निकल चुकी, चार्ट बन के हमारा रेडी है। हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सभी प्रोसेस का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं P0 का वेटिंग टाइम, P1 का वेटिंग टाइम एंड P2 का वेटिंग टाइम। तो P0 का वेटिंग टाइम कितना है, P0 का अराइवल टाइम है 0, तो P0 CPU में 0 पे आया था। ओके, लेकिन 1 पे स्टॉप हो गया था। 1 से लेके 5 तक P0 ने वेट किया है, यानी 5 - 1 4 मिली सेकेंड्स के लिए P0 ने वेट किया है। अब यदि हम देखें P1 को, P1 की एंट्री हुई थी 1 मिली सेकेंड पे, एंड 1 से 5 P0 रन कंडीशन में ही था, कभी उसने वेट ही नहीं किया, इसका वेटिंग टाइम आ गया 0। यदि हम P2 को देखें, P2 का अराइवल टाइम है 2 मिली सेकेंड्स, एंड P2 13 पे रन कंडीशन में आया था, 2 से लेके 13, यानी 13 - 2, सो 11 मिली सेकेंड्स के लिए P2 वेट कंडीशन में था। हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी वेटिंग टाइम है इसको सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास में 3 है। ये हो जाएगा 15/3 मीन्स 5 मिली सेकेंड्स। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम गेट 2012। इस क्वेश्चन में यदि हम लोग देखें तो कुछ न्यू थिंग्स हमको मालूम पड़ रही है, डेट इज़ हमको टोटल वेटिंग टाइम यहाँ फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रोसेस P2 के लिए हमें सिर्फ एक प्रोसेस का टोटल वेटिंग टाइम निकालना है। ओके, हमें यहाँ पर यूज़ करना है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। हम लोग जानते हैं कि इसे यूज़ करना है।
ओके। और हमको यहाँ सेम थिंग्स दी गई है, प्रोसेस, एग्जीक्यूशन टाइम और अराइवल टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम इज नथिंग बट बर्स्ट टाइम, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ओके, काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमको सिर्फ P2 के लिए टोटल वेटिंग टाइम निकालना है, लेकिन हमें पता है सबसे पहले हमको गैंट चार्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो हम बना लेते हैं और हम एक रफ CPU भी यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो हमें पता रहेगा कब कौन सी प्रोसेस CPU में थी और चली गई। CPU को हमने स्टार्ट किया, अराइवल टाइम 0 दिया है P1 के लिए। ओके, तो P1 यहाँ पे आ जाएगी एग्जीक्यूशन में। लेकिन जब CPU पहुँचेगा 15 पे, P1 को चलना कितना है 20 मिली सेकेंड्स। ओके, लेकिन जब CPU पहुँचेगा 15 पे, तो 15 पे CPU में एंट्री हो गई P2 की। लेकिन जब P2 आया, P1 कितना चल चुका था 15। ओके, तो P1 का रिमेनिंग है 5 मिली सेकेंड्स चलने का, या जो भी हम टाइम यूनिट बोलना चाहें, 5 मिली सेकेंड्स के लिए P1 को चलने का बचा है। हमें यूज़ करना है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब P1 P2 दोनों प्रोसेस CPU में है, शॉर्टर कौन सी है P1, क्योंकि P1 को ओनली 5 चलना है। अगेन P1 स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम P1 के पहले देखें हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, कोई मिस्टेक है हमारे यहाँ पर। यदि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि हमको P2 को चलना चाहिए, तो हमें ध्यान देना है एल्गोरिथम के ऊपर, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। क्योंकि जब P2 की बारी आई तब तक P1 15 चल चुका था, P1 को ओनली 5 रिमेनिंग है, लेकिन P2 को 25 चलना है। हमको ध्यान देना है कि कहाँ पे लिखा है बर्स्ट टाइम। कई बार हम एग्जाम में मिस्टेक करते, जल्दबाजी में इसको अराइवल टाइम ले लेते हैं, इसको बर्स्ट टाइम ले लेते हैं। वैसे भी तो हमको यूनिट देख के मालूम पड़ जाता है कि अगर बड़ी है तो ये अराइवल टाइम नहीं हो सकता। बट कई बार हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि एग्जीक्यूशन टाइम भी इतना कम होता है कि हमको लगता है कि अराइवल टाइम होगा, तो ध्यान देना पड़ेगा हमको इन चीज़ों के ऊपर। तो P1 को मैंने कंटिन्यू रखा। जब CPU पहुंचा 20 पे, ओके, जब CPU 20 पे पहुंचा तो P1 CPU के बाहर निकल गया था। हम P1 को CPU के बाहर कर देते हैं। अब CPU में P2 है, ओनली P2 एग्जीक्यूट होगा। P2 को चलना कितना है 25। लेकिन जब CPU 30 पे पहुंचा, 30 पे CPU में एंट्री हो चुकी थी P3 की। लेकिन P2 कितना चल चुका है 10 चल चुका है, तो P2 का रिमेनिंग कितना है अभी चलने का 15। P2 का रिमेनिंग है 15 चलने का। ओके, अब हमारे पास P2 भी है और P3 भी है। स्मॉलर यदि हम देखें तो P3 है, P2 रुक जाएगी, P3 का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। P3 को चलना कितना है 10 मिली सेकेंड्स, सो P3 चलेगी 10 मिली सेकेंड्स के लिए, CPU पहुंच जाएगा 40 पे। P3 चल चुकी है, P3 CPU के बाहर निकल जाएगी। नाउ CPU में सिर्फ एक प्रोसेस है P2, तो P2 चलेगी। P2 को चलना है 15, तो P2 की बारी यहाँ पे स्टार्ट हुई। लेकिन जब CPU 45 पे पहुँचा, 45 पे P4 की CPU में एंट्री हो चुकी थी। लेकिन जब P4 CPU में आया, P2 कितना चल चुका था 5, तो P2 का रिमेनिंग कितना है 15 - 5, यानी P2 को 10 चलने का रिमेनिंग है ओनली। और P4 को चलना कितना है 15। P2 का 10 है और P4 का 15 है। स्मॉलर कौन सा है P2। अगेन P2 कंटिन्यू रहेगा, CPU पहुंच जाएगा 55 पे, चल चुका है P2। ओके, अब बारी है P4 की। पहले हम P2 को CPU के बाहर कर देते हैं। अब P4 की बारी है, P4 को चलना है 15, सो CPU पहुंच जाएगा 70 पे। ये हमारा चार्ट बन के रेडी है। अब हमें क्या करना है, टोटल वेटिंग टाइम निकालना है। ओके, फॉर प्रोसेस P2 ओनली। तो हम P2 के लिए वेटिंग टाइम निकाल देते, टोटल कितना आएगा। P2 की एंट्री कब हुई थी 15 पे, लेकिन P2 को 15 पे एंट्री होने के बावजूद एग्जीक्यूशन का चांस मिला 20 पे, तो 15 से 20 यानी 5 मिली सेकेंड P2 ने वेट किया। फिर P2 वापस 30 पे रुक गया था, फिर 30 से 40 अगेन P2 ने वेट किया 10 मिली सेकेंड्स के लिए। देन P2 कंटिन्यू हुआ, सीधा बाहर निकल गया 55 पे, फिर उसने वेट ही नहीं किया। तो P2 का वेटिंग टाइम कितना है टोटल 15,
सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम गेट 2004। यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें यहाँ पर यूज़ करना है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट। ओके, एंड हमें यहाँ फाइंड आउट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हमें यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, अराइवल टाइम दिया है, बर्स्ट टाइम दिया है। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। देन ये क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए, हमको नेम से मालूम पड़ रहा है हमें यूज़ क्या करना है इस बार, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं, प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है हमें पता है यहाँ पे। ओके, सो हमें यहाँ पर यूज़ करना है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट। सेम तरीका है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर यूज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2006। यदि इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें, ओके, जितना भी अब तक हमने प्रैक्टिस किया है वहाँ पर हमने प्रोसेस के बारे में हम देख चुके हैं क्या होता है, अराइवल टाइम के बारे में भी हम जानते हैं क्या होता है। ओके, बट यहाँ पर एक पैरामीटर हमारे लिए नया है, डेट इज़ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी क्या होता है हम इस क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करके देख लेंगे। अब यदि हम बर्स्ट टाइम को देखें तो बर्स्ट टाइम भी हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया है, सीपीयू बर्स्ट टाइम, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम एंड सीपीयू बर्स्ट टाइम। ओके, सीपीयू बर्स्ट टाइम मीन्स क्या होता है, जब प्रोसेस रन कंडीशन में हो उसे हम लोग बोलेंगे सीपीयू बर्स्ट टाइम। इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम मीन्स प्रोसेस इस केस में आइडल कंडीशन के अंदर होती है। ओके, एंड यहाँ पर हमको यूज़ करना है प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। देखिए, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, डेट मीन्स कौन सी प्रोसेस कब रन होने वाली है ये डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, प्रोसेस की प्रायोरिटी के बेसिस पे। अब यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें दिया गया है कि जो 1 है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है एंड 3 की प्रायोरिटी लोवेस्ट है, यानी 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। हमें यहाँ पता करना है व्हाट आर द फिनिश टाइम्स ऑफ द प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3। ओके, P1, P2, P3 का हमको फिनिश टाइम्स फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैंट चार्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो एक चार्ट में यहाँ पर बना लेता हूँ एंड साथ में एक रफ सीपीयू भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। सीपीयू को हमने स्टार्ट किया 0, अराइवल टाइम 0, प्रोसेस P1 का है। अब यदि हम लोग देखें जो प्रोसेस P1 है उसका सीपीयू बर्स्ट टाइम कितना है, 1 मिली सेकेंड ओनली। तो प्रोसेस P1 चलेगी 1 मिली सेकेंड के लिए। अब नेक्स्ट यदि हम देखें यहाँ पर क्या दिया है 5, यानी 1 मिली सेकेंड चलने के बाद 5 मिली सेकेंड तक P1 आइडल रहेगी। यानी कब तक आइडल रहेगी, अगर 1 पे प्रोसेस रुक गई है 2, 3, 4, 5, 6 तक के P1 आइडल रहेगी और P 6 मिली सेकेंड्स के बाद P1 वापस रन कंडीशन में आ सकती है। ओके, तो P1 अब आइडल हो जाएगी। लेकिन क्या सीपीयू में कोई और प्रोसेस है P1 के अलावा चलाने को? नो, क्योंकि जो P2 है वो 2 मिली सेकेंड पे आएगी और P3 3 मिली सेकेंड पे आएंगी। डेट मीन्स 1 मिली सेकेंड से लेके 2 मिली सेकेंड्स तक हमारा जो P1 है 1 से 2 हमारा सीपीयू है वो आइडल रहेगा, कोई भी प्रोसेस सीपीयू में नहीं है। लेकिन जब सीपीयू 2 मिली सेकेंड पे पहुंचा, सीपीयू में P2 की एंट्री हो गई। अब P2 भी सीपीयू के अंदर है। अब कौन सी प्रोसेस को रन करें, P1 को रन करें या P2 को? P1 को तो रन कर ही नहीं सकते, P1 आइडल है। P2 को चलना है 3 मिली सेकेंड्स के लिए। ओके, तो हम P2 को एग्जीक्यूशन में ले लेते हैं। लेकिन जब P2 1 मिली सेकेंड चलता है सीपीयू 3 पे पहुंच जाता है और 3 पे एंट्री हो रही है P3 की, तो हम लोग P3 को सीपीयू में ले लेते हैं। लेकिन जब P3 सीपीयू में आया P2 1 चल चुका था, रिमेनिंग है 2।
अब यदि हम लोग देखें आफ्टर P2 हमारे पास CPU में 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। P1 को देखें तो P1 तो भी आइडल है, यानी 6 मिली सेकेंड तक P1 आइडल रहेगी। सो P1 को तो भी हम नहीं चला सकते। P2 एंड P3 है, हमें यूज़ करना है प्रीम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक, अब P3 की प्रायोरिटी P2 से ज़्यादा है, तो P3 क्या करेगा, P2 को रोक देगा और खुद एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। P3 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है और P3 को चलना है 2 मिली सेकेंड्स के लिए। अब P3 हाईएस्ट है तो 2 मिली सेकेंड के लिए चलेगी, CPU पहुंच जाएगा 5 पे, यानी P3 चल चुका है 2 मिली सेकेंड्स। अब P3 को चलना है आइडल, यानी 3 मिली सेकेंड्स के लिए P3 आइडल हो गया। अगर P3 5 पे रुका है डेट मीन्स 6, 7, 8। ओके, तो P3 8 मिली सेकेंड्स तक आइडल हो चुका है। अब यदि हम लोग देखें सिर्फ एक ही प्रोसेस है P2 जो कि चल सकती है, तो P2 चलेगी 1 मिली सेकेंड्स के लिए, CPU पहुंच जाएगा 6 पे। P2 को चलना था 2 पर P2 1 चल चुकी है, अब P2 का सिर्फ 1 रिमेनिंग है चलने का। लेकिन जब P2 6 पे पहुंचा, हम लोग देखेंगे कि हमारा P1 जो है वो फ्री हो चुका है। अब P1 मतलब आइडल कंडीशन में नहीं है, P1 को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। P1 को चलना कितना है, P1 को चलना है 3 मिली सेकेंड्स के लिए। ठीक है, हम P1 को चला लेते हैं। लेकिन जब P1 8 मिली सेकेंड पे पहुंचेगा, यानी P1 का भी 1 चलने का बचा है, जब P1 8 मिली सेकेंड पे पहुंचा तो हमारा जो P3 है वो आइडल कंडीशन से बाहर आ चुका था। ओके, अब यदि हम लोग देखें P3 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो P3 ही चलेगा। P3 को चलना है 1 मिली सेकेंड के लिए, तो P1 रुक जाएगा, P3 आ जाएगा रनिंग कंडीशन में, CPU पहुंच जाएगा 9 पे। ओके, 1 चल चुका है P3, अब P3 CPU के बाहर निकल जाएगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे P3 को CPU के बाहर कर देंगे। अब देखिए हम किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, P1 की कि P2 की, तो P1 की ज़्यादा है। P1 चलेगा, P1 को सिर्फ 1 मिली सेकेंड चलना है, CPU पहुंच जाएगा 10 पे एंड P1 CPU के बाहर निकल जाएगा। अब बारी है P2 की। P2 को 1 मिली सेकेंड चलना है। ठीक है, CPU पहुंच गया 11 पे, बट अब यदि हम देखें तो 3 मिली सेकेंड्स के लिए P2 आइडल है। डेट मीन्स कोई प्रोसेस CPU में नहीं है, तो हम 3 मिली सेकेंड्स के लिए P2 को आइडल कर देते हैं, CPU पहुंच जाएगा 14 पे। अब P2 का सिर्फ 1 मिली सेकेंड बचा है चलने का, तो 1 मिली सेकेंड्स के लिए P2 चल जाएगा, CPU पहुंच जाएगा 15 पे। ओके, और P2 भी CPU के बाहर निकल जाएगा, यानी हमारा चार्ट बन के यहाँ पे रेडी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिनिश टाइम्स ऑफ प्रोसेस P1, P2 एंड P3। सो P1 को अगर मैं देखूँ P1 कब फिनिश हुआ है, तो P1 10 पे फिनिश हुआ है। ओके, तो P1 का फिनिश टाइम कितना आ गया, 10। अगर हम P2 को देखें तो P2 फिनिश हो रहा है यहाँ पे 15 पे, तो P2 का फिनिश टाइम हो गया 15। ओके, अब नेक्स्ट यदि हम लोग यहाँ पर देखें P3, तो P3 का फिनिश टाइम है 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10, 15 एंड 9। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 1993। काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है बिकॉज 1993 का है, बट आई थिंक प्रैक्टिस के हिसाब से क्वेश्चन बहुत सही लगा मुझे, तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को यदि हम लोग देखें, ओके, यहाँ पर हमें यूज़ करना है राउंड रोबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, और टाइम स्लाइस यानी क्वांटम हमको यहाँ पर दिया गया 1। कभी क्वांटम वर्ड यूज़ होगा, कभी टाइम स्लाइस वर्ड यूज़ होगा, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अभी टाइम स्लाइस हमें कितना दिया है यहाँ पर 1। साथ में हमको कुछ जॉब आईडीज यानी प्रोसेस दी गई है PQRST एंड बस टाइम दिया गया है प्रोसेसेस के लिए। साथ में हमको दिया गया है कि जो अराइवल टाइम है वो 0+ है, मीन्स एक साथ सारी प्रोसेस आ गई CPU में,
लेकिन ऑर्डर कैसा है, कुछ इस तरह से, पहले P आएगी, देन Q, देन R, देन S, देन T। ये ऑर्डर है प्रोसेसेस का CPU के अंदर आने का। हमें यहाँ पर क्या करना है, डिपार्चर टाइम यानी कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है जॉब P के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे जॉब P लिखा हुआ है। जॉब मीन्स नथिंग बट प्रोसेस। कभी आपको प्रोसेस मिलेगा, कभी जॉब मिलेगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जॉब मीन्स भी यहाँ पर क्या है, प्रोसेस। सो हमें यहाँ पर यूज़ करना है राउंड रोबिन, और टाइम क्वांटम हमारे पास में है 1। ओके, हर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गैंट चार्ट क्रिएट करते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी करेंगे, ठीक। सो एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं, एंड साथ में हम लोग एक रफ CPU भी ले लेते हैं, बिकॉज हमको पता है अब तो कि हमें CPU का इम्पोर्टेंस क्यों है। रफ CPU का हमने CPU को स्टार्ट किया। स्टार्ट करते ही सबसे पहले P CPU में आएगा, देन Q, देन R, देन S, देन T। सबसे पहले P आएगा। हमें टाइम स्लाइस कितना दिया है, 1, तो P चलेगा 1 मिली सेकेंड के लिए। CPU पहुंच गया 1 पे। चलना कितना था P को, 4। ओके, 1 चल चुका है, रिमेनिंग कितना है, 3। अब बारी आएगी Q की। Q चलेगा 1 मिली सेकेंड्स के लिए, CPU पहुंच गया 2 पे। अब Q तो 0 हो चुका है, बस टाइम मीन्स हम Q को CPU के बाहर निकाल सकते हैं। अब Q चलने का है नहीं Q का, तो CPU में क्या करेगी प्रोसेस, बाहर कर दी हमने। अब बारी है R की, तो प्रोसेस R को चलना है 1 मिली सेकेंड। सबको मैं 1 मिली सेकेंड क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि हमको टाइम स्लाइस दिया है 1 मिली सेकेंड का। अब CPU पहुंच जाएगा 3 पे। R का रिमेनिंग है 7 मिली सेकेंड्स चलने का। ओके, तो मैं 8 - 1 यहाँ पे कर देता हूँ। रिमेनिंग कितना है R को, 7। अब बारी है S की। S चलेगा 1 मिली सेकेंड के लिए, CPU पहुंच जाएगा 4 पे। S चल चुका है 1 मिली सेकेंड, अब S का भी 0 है। नाउ दिस इज टाइम 4। नाउ T की बारी। T चलेगा 1 मिली सेकेंड के लिए, CPU पहुंच जाएगा 5 पे। T का रिमेनिंग है 1। अब S भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम S को भी CPU के बाहर निकाल देते हैं। अब अगेन यहाँ पर बारी आएगी P की। ओके, सो P चलेगा अगेन 1 मिली सेकेंड के लिए, CPU पहुंच जाएगा 6 पे। अब P का रिमेनिंग है 3 की प्लेस पे 2। ओके, 1 चल चुका है P, अब 2 रिमेनिंग है P को चलने का। अब P के बाद में बारी आएगी R की। R चलेगा 1 मिली सेकेंड्स के लिए, CPU पहुंच जाएगा 7 पे। अब R का भी यदि हम लोग देखें तो 1 चल चुका है, R का रिमेनिंग है 6। देन बारी है T की। T चलेगा 1 मिली सेकेंड के लिए, CPU पहुंच जाएगा 8 पे। T भी चल चुका है, T को भी CPU के बाहर कर देंगे। अब सिर्फ 2 प्रोसेस हमारे पास में है, P एंड R। और P को यदि मैं देखूँ चलना कितना है 2, R को चलना कितना है 6। सिर्फ 2 ही प्रोसेस हमारे काम की। अभी मैंने पूरा क्लियर कर दिया यहाँ से। ओके, P को 2 चलना है, R को 6 चलना है। तो पहले P चलेगा 1 मिली सेकेंड के लिए, CPU पहुंच जाएगा 9 पे। अब जिस P को 2 चलना था, अब सिर्फ 1 चलना रिमेनिंग है। अब बारी है R की। CPU पहुंच जाएगा 10 पे। R को चलना था 6, अब चलेगा बचा है R का 5। अगेन P की बारी आएगी, CPU पहुंच जाएगा 11 पे। और P चल चुका है, P CPU के बाहर निकल जाएगा। ओनली बचा है R को चलना है, बचा है 5। R चलेगा 5 मिली सेकेंड के लिए, CPU पहुंच जाएगा 16 पे। सो हमारा चार्ट बन के रेडी है। अब हमें करना क्या है, ओके, यदि हम लोग क्वेश्चन के अंदर देखिए, कैलकुलेट द डिपार्चर टाइम यानी कंप्लीशन टाइम फॉर जॉब P। सो अगर सिंपल में क्वेश्चन में देखो तो P कहाँ पे फिनिश हो रही है, 11 पे, यानी जो 11 वो आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, डिपार्चर टाइम यानी बाहर निकलने वाला टाइम, तो प्रोसेस या जॉब P CPU के बाहर कब निकल रही है, 11 मिली सेकेंड पे, तो 11 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम गेट 1996। एक्चुअली ये भी काफ़ी ओल्ड पेपर में से लिया गया है, ओके, 1996 से। बट यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन को देख के भी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें दिया गया है अराइव एट टाइम 0+, ओके, इन द ऑर्डर ABCD। अगर सिंपल में यहाँ पर टेबल बनाओ
ओके, तो हमारे पास में प्रोसेस है जिनके नेम क्या दिए गए हैं, ए बी सी ओ डी। साथ में हमको यहाँ पर बर्स्ट टाइम दिया गया है, सीपीयू बर्स्ट टाइम, तो वो हमारे पास में क्या है 4181। और हमें दिया गया है कि इस ऑर्डर के अंदर प्रोसेस सीपीयू में आई है, पहले ए देन बी देन सी एंड देन डी। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कंप्लीशन टाइम ऑफ ए अंडर राउंड रोबिन शेड्यूलिंग विथ टाइम स्लाइस ऑफ 1 टाइम यूनिट। सेम क्वेश्चन है जो भी हमने प्रीवियसली किया है, सेम क्वेश्चन है ये, तो उसी मेथड के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। एंड जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि आखिर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। सो हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी आया था, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम गेट 2005। यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ओके, तो ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसा कि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने प्रैक्टिस की थी प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में, यानी प्रायोरिटी के बेसिस पे हम प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं कि कब कौन सी प्रोसेस को रन करना है। अगर हम लोग देखें 10 यहाँ पर हाईएस्ट है और 8 यहाँ पे लोएस्ट है, डेट मीन्स प्रोसेस को रन करने की प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले जिसकी प्रायोरिटी 10 है, देन जिसकी प्रायोरिटी 9 है, देन जिसकी प्रायोरिटी 8 है। इस तरीके से हम प्रोसेस को रन करेंगे, मीन्स शेड्यूल करेंगे। अब यदि क्वेश्चन के अंदर हम देखें, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P2 का। ओनली P2 का हमको टर्न अराउंड टाइम निकालना है कि कितने टाइम के लिए प्रोसेस P2 CPU के अंदर थी। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रायोरिटी दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 टाइप्स की प्रायोरिटी यूज़ करना है, एक प्रीम्प्टिव प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और दूसरा नॉन प्रीम्प्टिव प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, दोनों के नेम में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यानी हमें यूज़ क्या करना है, एक प्रीम्प्टिव यूज़ करना है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और एक नॉन प्रीम्प्टिव यूज़ करना है। ओके, और हम ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इजीली निकाल लोगे। हमको P2 के लिए निकालना है टर्न अराउंड टाइम, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए अराइवल टाइम हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, तो इसके लिए हमको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ कुछ डेटा को, ओके, जैसे 5 अराइवल टाइम किसके लिए, P1 के लिए, 3 अराइवल टाइम किसके लिए है, P2 के लिए, और 0 किसके लिए अराइवल टाइम है, P3 के लिए। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेंगे। बट आई होप हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम गेट 2019। यदि इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो हमें यूज़ करना है प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का। और ये एल्गोरिथम क्या होता है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, काफ़ी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो कुछ यूनिक दिया हुआ है। हमें यहाँ पर दिया गया है इफ द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस इज 1 मिलीसेकेंड्स। मीन्स हमें यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम पहले से दिया हुआ है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पर हमको एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दिया है। और हमसे पूछा गया है कि यदि एवरेज वेटिंग टाइम इतना है तो जेड की वैल्यू क्या होगी। अब जेड क्या है तो ऊपर हम डेटा में देख लेते हैं। प्रोसेस क्या होती है हम जानते हैं, P1 P2 P3 P4 हमको दी गई है। अराइवल टाइम क्या होता है ये भी हमें पता है, ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब CPU बर्स्ट टाइम क्या है ये भी हमको पता है, ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखें हमें जेड दिया गया है और इसी जेड की हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या है कि हम जेड की वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम जेड की वैल्यू को 1 अज्यूम कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें ऐसी वैल्यू अज्यूम करना है कि जिसको लेने के बाद
एवरेज वेटिंग टाइम हमारा 1 मिली सेकेंड्स आना चाहिए। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ कि जेड की वैल्यू को 2 अज्यूम कर लेता। अब मैंने 2 अज्यूम क्यों किया? बिकॉज प्रैक्टिस। ओके, जितने क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, अगर उसके बेसिस पे हम देखें तो अगर मैं जेड की वैल्यू 2 लूँ तो शायद 1 हमको एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाए। ऐसा नहीं कि 2 लेने पे ही हम चाहे तो 1 भी लेके देख सकते हैं, 3 भी लेके देख सकते हैं। ओके, बट हमें ध्यान रखना है कि गेट एग्जामिनेशन में टाइम कम रहता है, तो हमको ऐसी वैल्यू अज्यूम करना है कि जिससे डायरेक्टली हमारा आंसर आ सके। तो मैंने यहाँ पे 2 अज्यूम कर लिया है। ओके, नाउ अब सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है कि जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले गेंट चार्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो एक चार्ट हम बना लेते हैं, वो सॉल्व करके देख लेते हैं कि आखिर हमारे जेड की वैल्यू 2 लेने पे एवरेज वेटिंग टाइम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, हमें यहाँ पर एक रफ सीपीयू की ज़रूरत भी पड़ेगी। एक सीपीयू भी लेके देख लेते हैं। और सीपीयू का इंपॉर्टेंस क्या है हम सभी लोग जानते हैं, काफ़ी हमने प्रैक्टिस की है। अब यदि हम यहाँ पर देखें, अराइवल टाइम सीपीयू को हमने स्टार्ट कर दिया। अराइवल टाइम 0 किसका है? प्रोसेस P1 का। P1 को चलना कितना है? P1 को चलना है 3 मिली सेकेंड्स। ओके, तो P1 सीपीयू में रनिंग कंडीशन में आ गया। लेकिन जैसे P1 1 मिली सेकेंड्स चला, 1 मिली सेकेंड्स सीपीयू के पहुंचने पे P2 की एंट्री हो गई। लेकिन जब P2 सीपीयू में आया, P1 1 चल चुका था, अब P1 को रिमेनिंग है 2 चलने का। अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं? प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। डेट मीन्स शॉर्टर प्रोसेस लॉन्गर प्रोसेस को स्टॉप कर सकती है। अब यदि मैं देखूँ P2 को 1 मिली सेकेंड्स चलना है और P1 को 2 मिली सेकेंड्स, तो P2 क्या करेगा? 1 को स्टॉप करके खुद रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब P2 चलेगा 1 मिली सेकेंड, CPU पहुंच जाएगा 2 पे। P2 चल चुका है, CPU के बाहर निकल जाएगा। अब यदि मैं CPU के अंदर देखूं तो ओनली 1 प्रोसेस है, डेट इज P1, तो P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब CPU 3 पे पहुंचेगा तो 3 पे CPU में P3 की एंट्री हो जाएगी। लेकिन जब P3 आया, P1 1 चल चुका था, P1 को सिर्फ 1 रिमेनिंग है चलने का। अगेन हमें क्या करना है? P1 P3 में शॉर्टर प्रोसेस देखना है। तो वो कौन सी है? P1, क्योंकि P1 को ओनली 1 मिली सेकेंड चलना है। अगेन P1 यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, CPU पहुंच जाएगा 4 पे। P1 चल चुका है, CPU के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब P1 CPU के बाहर निकला, अगर हम देखें तो 4 पे P4 की एंट्री हो गई थी। अब हमें क्या करना है? P3 एंड P4 इनमें से प्रोसेस को रन करना है। ओके, हमने जेड को कितना अज्यूम किया था? यहाँ पे 2 अज्यूम किया था। तो P3 P4 में स्मॉलर कौन है? P4। डेट मीन्स P4 यहाँ पे चलेगा। ओके, P4 को चलना कितना है? 2 मिली सेकेंड। CPU पहुंच जाएगा 6 पे और P4 CPU के बाहर निकल जाएगा। अब यदि हम देखें तो ओनली P3 रिमेनिंग है और P3 को चलना है 3 मिली सेकेंड्स। तो P3 रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, CPU पहुंच जाएगा 9 पे। अब हमारा गेंट चार्ट बन के रेडी है। अब हम लोग निकाल के देखते हैं एवरेज वेटिंग टाइम, जो कि 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर P1 के लिए वेटिंग टाइम निकालेंगे, P2 के लिए, P3 के लिए एंड P4 के लिए। ओके, तो P1 का वेटिंग टाइम यदि हम लोग देखें तो कितना मिलेगा हमको? P1 की एंट्री हो गई थी 0 पे। ओके, और P1 0 से 1 तक रनिंग कंडीशन में था, बट 1 से लेके 2 तक P1 ने वेट किया। 1 से 2 एंड 2 माइनस 1, P1 ने 1 मिली सेकेंड के लिए यहाँ पर वेट किया। अब बारी P2 की। P2 की CPU में एंट्री हो गई थी 1 पे और P2 ने 1 से जो रनिंग स्टार्ट की तो 2 मिली सेकेंड पे CPU के बाहर निकल गया था, यानी P2 का वेटिंग टाइम है 0। अब हम देखेंगे P3 को। P3 का अराइवल टाइम है 3, यानी P3 3 पे CPU में आ चुका था और P3 को रन होने का चांस मिला 6 पे, यानी 3 से लेके 6 माइनस 3, यानी 3 मिली सेकेंड्स के लिए P3 ने CPU में वेट किया। अब देखते P4 को। P4 का अराइवल हो गया था 4 मिली सेकेंड पे, सो 4 पे P4 CPU में आ चुका था और 4 पे रनिंग कंडीशन में आ गया 4 to 6 और 6 पे P4 बाहर निकल गया था। P4 ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया।
अब हमें क्या करना है कि जो भी वेटिंग टाइम हमारे सामने आया है प्रोसेसेस का, इन सभी को आपस में सम करके इनका एवरेज निकालना है। ओके, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4/4, यदि हम लोग देखें तो 1, यानी 1 मिली सेकेंड्स हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है। डेट मीन जेड की वैल्यू जो हमने 2 अज्यूम की थी बिल्कुल सही है। तो ये एक तरीका था जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। हो सकता है कि कोई और तरीका भी हो। ओके, जरूरी नहीं कि इसी तरीके को यूज़ किया जाए, और भी तरीके हो सकते हैं। यदि आपको कोई और तरीका मिलता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ओके, तो स्टूडेंट को समथिंग न्यू यहाँ पर मिल जाएगा, एक और तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये डिपेंड करता है हमारे लॉजिक्स पे, हमारे कॉन्सेप्ट पे कि किस तरह से हम लोग जेड की वैल्यू निकालते हैं। सो ये थे क्वेश्चन CPU शेड्यूलिंग से फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम से। वैसे हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सॉल्व करने की कोशिश की है, एंड जो भी क्वेश्चंस रह गए हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड साथ ही हम और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं, मीन जो गेट हमारा टारगेट है, गेट एग्जामिनेशंस। ओके, जिस तरीके से आज हमने CPU शेड्यूलिंग को कवर किया है, हम OS के अदर टॉपिक्स को भी कवर करने वाले हैं। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।